सकता है, 3 to 8 हो सकता है, 4 to 16, 5 to 32 एंड सो ऑन। इसके अलावा हमने इसका इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर देखा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकोडर्स का, और हमने जो 2 टॉपिक्स फर्दर इसके में देखे थे वो ये कि एक तो आप डिकोडर की एक्सपेंशन कैसे करते हैं, यानी अगर आपने एक बिगर साइज़ का डिकोडर बनाना है तो स्मॉलर साइज़ के डिकोडर से आप कैसे हेल्प लेंगे। और दूसरी हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि आप किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन अ डिकोडर by highlighting that how many inputs are required in that particular function. For example, अगर 3 इनपुट का सर्किट है, इट मीन्स अब आप जो डिकोडर सेलेक्ट करेंगे दैट शुड हैव 3 इनपुट्स, तो आप फिर 3 to 8 का डिकोडर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने वो देखा था। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना देखना है, दैट इज़ एनकोडर। एंड एनकोडर इज एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ डिकोडर। तो अगर आप ये जो हम 4 ब्लॉक्स पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट को ख़त्म कर लें। तो हमने इसमें ये देखना है, डिकोडर हम देख चुके हैं, एनकोडर हमने देखना है जो आपका एक ट्रांसमिटिंग साइड पे यूज़ होता है, दैट इज़ यूज टू जनरेट द कोड ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा। इसके अलावा हमने 2 और ब्लॉक्स देखने हैं जिन्हें हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, दैट आर यूज फॉर ट्रांसमिशन पर्पसेस, यानी ट्रांसमिशन करने के बाद हमने ये देखना है कि कौन से डाटा को एक्चुअली ट्रांसमिट करना है किस डिवाइस से, और अगर हम रिसीविंग साइड की बात करें तो कौन से रिसीवर को इनकमिंग डाटा जो है वो मिलेगा, वहाँ पे फिर हम डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। तो अगर आप इन चारों ब्लॉक्स की ब्लॉक डायग्राम और इनपुट आउटपुट को अपने जहन में रखेंगे ना, तो आप इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अभी जो हम स्टार्ट करें दैट इज़ एनकोडर। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिकोडर। It means the circuits that perform encoding are called encoders. An encoder has 2 raised to power n input lines and n output lines, यानी कि बिल्कुल हम डिकोडर के ऑपोजिट बात कर रहे हैं, which generate the binary code corresponding to the input values. यानी अब आपके पास जब एनकोडर के केस में 2 raised to power n इनपुट लाइंस होंगी, n आउटपुट लाइंस होंगी, तो आपके पास दोनों साइड पे कोई ना कोई कोड जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो कोड कैसा होगा, बिल्कुल रिवर्स कोड होगा एज कम्पेयर टू डिकोडर। अब ये जो आपको नज़र आ रही है स्लाइड, इस पे हमने 8 to 3 का एनकोडर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इससे स्मॉलर साइज़ का बता देती हूँ ताकि आपको उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं एनकोडर की। इट मीन्स हमारे पास अगर हम 4 इनपुट का बनाना चाहें तो वो हमारा क्या बनेगा, 4 to 2 एनकोडर। ठीक है, यानी मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि अब हम बनाते हैं 4 to 2 एनकोडर। अच्छा, अब उसका टेबल किस किस्म का बनेगा, अगर हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D0, D1, D2, D3, ये 4 इनपुट हो गई, और आउटपुट लाइंस की किसकी होंगी, कितनी होंगी, 2, A0, A1। ठीक, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इनपुट पे, जैसे डिकोडर के केस में आपने देखा था ना, हमारी प्रॉपर्टी थी एक ये कि डिकोडर में एट अ टाइम आउटपुट पे कोई एक लाइन हाई होगी, तो एनकोडर के केस में वो प्रॉपर्टी बन जाती है इनपुट की, यानी एट अ टाइम आपकी कोई एक इनपुट लाइन हाई ज़रूर होगी। तो हम इस केस में अगर हम स्टैंडर्ड को लेके चलें तो हम ये कह रहे हैं कि अच्छा अगर D0 हाई है तो उसके अगेंस्ट जो कोड जनरेट होगा वो 00 का कोड है। ठीक है, अगर आपकी D1 लाइन हाई होती है तो इसके अगेंस्ट जो कोड जनरेट होगा वो 01 है। अगर D2 हाई होती है तो इसका कोड होगा 10, और अगर D3 हाई होगा तो उसका जो कोड जनरेट होगा वो होगा 11। तो आप ये देखें कि हमारे पास अगर 2 आउटपुट हैं तो हमारे पास ये 4 ही कोड्स जनरेट हो सकते हैं ना, 00, 01, 101। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई फोर्थ कोड जनरेट नहीं हो रहा। और आपने अगर आप देखें इसको कंपेयर करें डिकोडर के टेबल के साथ तो ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। ठीक है, डिकोडर में हमारे पास ये जो आपको A0, A1 नज़र आ रहा है ये आपकी इनपुट साइड होती है और ये आउटपुट साइड होती है। डिकोडर के केस में हम कहते हैं कि एट अ टाइम एक आउटपुट लाइन हाई होगी, इस केस में हम कहेंगे कि एनकोडर के केस में हमारे पास एट अ टाइम एक इनपुट लाइन हाई होगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमें क्या चाहिए, हम अगर इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या इसका इंटरनल सर्किट देखना चाहते हैं तो इट मीन्स हमें हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब इसका एक्सप्रेशन आप कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 2 आउटपुट लाइन है ना, तो इसका मतलब है आपके पास A1 का कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए और A0 का भी कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो वो कैसे आएगा, जी कुछ तो सारा काम आप कर चुके हैं ना डिज़ाइनिंग में। मैम उसमें स्टेप्स थे कि पहले हम करते हैं इनपुट और आउटपुट बता लेते हैं और एनालाइज ठीक कर है, लेते हैं, उसके बाद हम के मैपिंग करते हैं उसकी ट्रुथ टेबल हाँ से।
ठीक और है, उसके बाद तो वो इसका हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्किट मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए आपको क्या चाहिए, A1 A0 का एक्सप्रेशन चाहिए और इसका मतलब है कि आपको इट मीन्स के मैप यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे बताएं आप इस वक्त अगर इस ट्रुथ टेबल को देखें, ये 4 आप कॉम्बिनेशन इनपुट पे नज़र आ रहे हैं, तो आप इसका के मैप कैसे बनाएंगे? इसका क्या मतलब है? एक्चुअली कितने इनपुट कॉलम्स, इनपुट रोज या कॉलम्स होने चाहिए थे? अगर आप एक नॉर्मल ट्रुथ टेबल की बात कर रहे हैं और 4 इनपुट है ना, D0 D1 D2 D3, 4 इनपुट्स हैं, मैम तो 4 16 होनी इनटू चाहिए। 16 होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास तो इस टेबल में सिर्फ 4 रोज हैं, तो बाकी क्या है इसका? इट मीन्स बाकी सिचुएशन में क्या हो रहा होगा आउटपुट पे? मैम डोंट केयर। जी, डोंट केयर ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है जो एनकोडर में हमारे काम की चीज़ है ना, वो ये 4 कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे होगा डोंट केयर। ठीक है, इसका मतलब है अब अगेन हम अगर इसको निकालना चाहें कि क्या निकलेगा A0 A1, तो हमें के मैप बनाना पड़ेगा, वही बेस्ट मेथड होता है। यहाँ पे हम ले लें अपने इनपुट्स D0 D1 D2 और D3। अब मैं एक का आपको निकाल के दिखा देती हूँ, A1 का। ठीक है, A1 के केस में अगर हम यहाँ पे पुट करें सारे जीरोज़ और 1, अब आप देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ज़ीरोज़ हैं और 2 1 हैं। इसका मतलब है बाकी सारे डोंट केयर हैं। एक यहाँ पे 0 आता है हमारा, एक हमारा आएगा यहाँ पे, और एक 1 है यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे के सारे जो हमें ट्रुथ टेबल में नज़र नहीं आ रहे वो एक्चुअली डोंट केयर हैं। ठीक है, अब हमें इसका एक्सप्रेशन चाहिए, तो हम क्या ग्रुप बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? 2 1s हैं सिर्फ। क्या करेंगे, इस 1 का एक ग्रुप बना लेंगे। मैम मुझे नजर ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा स्लाइड के ऊपर? ये आपको पावर पॉइंट में मार्कर से कुछ करने कर रही हूँ, वो किसी को विजिबल है या नहीं यस मैम हो रहा है? आप देखें आपको भी आ जाएगा फिर। क्या नाम है आपका? बिलाल, थोड़ी देर तक आना चाहिए आपको। ठीक है, एक नीचे 1 है, इसका मतलब है ये एक 8 का ग्रुप बन जाएगा, और एक ऊपर 1 है, इसका मतलब है ये भी एक 8 का ग्रुप बन सकता है। तो अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखें तो वो क्या आएगा? नीचे वाले एक 8 का जो ग्रुप बनाया हमने वो आया D3, और ऊपर वाले 8 का जो ग्रुप बना वो हमारे पास आएगा D2। ये A1 का एक्सप्रेशन आया। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें कि A1 हमारा इक्वल आ रहा है D2 प्लस D3 के, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि A1 जो है उसमें हमारे पास D2 और D3 पे ही सिर्फ 1 आ रहा है, यानी हमने एक्चुअली जो इनपुट हमें हाई है उन दोनों को हमने सिंपल सम कर दिया। यानी A1 का अगर आपने एक्सप्रेशन लिखना है दैट विल बी इक्वल टू D2 प्लस D3। सिमिलरली आप इसको देखते हुए आप लॉजिक बना सकते हैं कि A0 का एक्सप्रेशन क्या आ रहा होगा बगैर ट्रुथ इवन के मैप किए हुए। कुछ आइडिया हो रहा है A0 का के मैप का एक्सप्रेशन क्या आएगा? जैसे A1 का आया D2 प्लस D3, तो A0 का क्या आना चाहिए? इसको देखें। D0 D0 D1 प्लस आएगा। D1। नहीं D0 नहीं ना। आप देखें जहाँ ये जो A1 में ना जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा था ना D1 उनको हमने D3 सम कर दिया। सॉरी हाँ, तो अब इसमें D1 हमारे D3 पास आ रहा जो है। 1 आ रहा है तो वो क्या होगा? D1 और D3। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा A0 का? D1 प्लस D3। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली अभी तो हमारे लिए पॉसिबल था कि हमने के मैप बना लिया, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली आईसीज यूज़ करते हैं तो एनकोडर बहुत ज़्यादा बिगर साइज़ में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि उस केस में हम ज़रूरी नहीं मैम होता मुझे अगर हम पिछले स्टेप की समझ नहीं आई। कौन सा ये के मैप वाला या D1 कौन और सा? D3 आपका जो मतलब कि A1 के लिए तो हमने निकाल लिया था ना मैम, तो हाँ, A0 के लिए हमने कैसे निकाला है? A0 के लिए भी आप के मैप से निकाल सकते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि के मैप के बगैर भी मुझे आइडिया हो रहा है इसको देखते हुए। देखें यहाँ पे हमने देखा ना कि A1 में हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकला है आप एक्चुअली के मैप से ही निकालेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि चूंकि हमें एक आउटपुट का पता चल गया कि वो किस किस्म की आ रही है तो दूसरी भी वही आएगी। आप उसको सॉल्व करेंगे ना अगर के मैप से भी, आप बेशक करके देखिएगा बल्कि, तो वही आएगा जो हमें यहाँ से मिल रहा है। जैसे A1 में हमें आइडिया हुआ कि हमें D2 और D3 का को और करना पड़ेगा। अब यस हम मैम। इसको अपने ट्रुथ टेबल पे अप्लाई करके देख रहे हैं कि अच्छा हमें किन को और करना पड़ रहा है कि जहाँ भी A1 हाई था ना उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इनपुट हाई थी, यहाँ पे D1 D2 हाई थी और दूसरे वाले केस में D3 हाई थी, तो हमने इनको सिंपल और कर दिया। तो हम इसी चीज़ ओके को मैम। देखते हुए कह रहे हैं
कि अच्छा अगर A0 में भी हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ा, या अगर आप नहीं लिखना चाह रहे आप के मैप से करें, एक्चुअल डिजाइनिंग में तो आपको के मैप यूज करना पड़ेगा ना। तो A0 Yes, क्या ma'am. बनेगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इस केस में आप देखेंगे कि उस वक्त इनपुट कौन सी हाई थी, D1 हाई थी, और जो लास्ट केस में A01 है उस वक्त क्या थी, D3 हाई थी। तो हम इन दोनों को और करेंगे। तो ये सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि एक्चुअली आगे आप जब बड़े साइज का एनकोडर देखेंगे ना, तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि हर सिचुएशन में हम के मैप बना सकें। तो आपको अगर एक जनरल आइडिया हो गया ना कि अच्छा बाकी इनपुट अगर डोंट केयर हो तो इस किस्म का एक्सप्रेशन आता है, तो आप बिगर साइज का एनकोडर के लिए भी आउटपुट इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे जो यहाँ पे एक्चुअली स्लाइड्स में है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है 8 to 3 एनकोडर से। 8 to 3 एनकोडर का मतलब ये है कि इनपुट लाइन्स इसकी 8 होंगी और 3 इसकी आउटपुट लाइन्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो वो आपके पास इतना बिगर साइज का बनेगा कि वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है बनाना। अगर आप कंप्लीट 2⁸ यानी कितने 256 बनेंगे मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशंस, तो वो तो ट्रूथ टेबल नहीं बन सकता ना। लेकिन आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एनकोडर जिस इनपुट में आपको इंटरेस्ट होता है आपने वो ट्रूथ टेबल बनाया। तो अब अगर आप इसको एनालाइज करें, ये स्लाइड नज़र आ रही है, स्लाइड नंबर हम बात कर रहे हैं 7 की, ठीक है। इसमें आप Yes, ma'am. देखिए, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो गई हमारी D0 से लेके D7 तक, ये हमारी 8 इनपुट्स हो गई। मैम A0 स्लाइड से फुल कर लेके दें। फिर ना ये पेन नहीं यूज़ होता, कर दूं, पेन के बगैर समझ आ जाएगा। मैम दूसरों से पूछ लेंगे। मैं चलिए अभी कर देती हूँ, फिर जब मुझे कुछ अभी मैं बताती हूँ ना फिर आपको फुल स्क्रीन कर दूंगी अभी मैं, ताकि मार्क कर लूँ यहाँ पे। ये देखें आप, जैसे D0 जब 1 है तो हमारा कोड किसका क्या जनरेट हुआ, 000 यानी 0। जब हमारा D1 हाई हुआ तो हमारा अगला कोड क्या जनरेट होगा आउटपुट पे, 001। इस तरीके से D2 जब हाई होगा तो 010, जब D3 हाई हो रहा है तो 011 एंड सो ऑन। जब D7 हाई हुआ है तो हमारा क्या जो कोड जनरेट हुआ, यानी कि जो 7 का बाइनरी होता है 111। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त आपको मैं दिखा रही हूँ ना, अभी मैं फुल स्क्रीन भी कर देती हूँ, कि इस वक्त जो हमने ये टेबल बनाया है ना, ये हमने देखा है कि जो स्टैंडर्ड एनकोडर अवेलेबल होते हैं आईसीज की फॉर्म में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अपना एनकोडर डिज़ाइन करेंगे ना, तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने ये हमेशा फॉर्मेट फॉलो करना है। आप जो मर्ज़ी इनपुट के नाम दें, जो मर्ज़ी आउटपुट के नाम दें, प्लस आप जिस मर्ज़ी इनपुट को जिस मर्ज़ी कॉम्बिनेशन पे हाई करें। लेकिन हम सिर्फ ये इसलिए देख रहे हैं कि अच्छा थोड़ा सा जो लॉजिक बनती है और जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो ये कि हम ये कह रहे हैं कि अच्छा जब बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाई होती है ना, तो 0 यानी D0 हम जिसे कह रहे हैं, तो 0 का बाइनरी जनरेट हो, और 0 का बाइनरी क्या होगा, 3 आउटपुट के केस में 000। जब D1 यानी सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाई होगी 1, तो हम जो कोड जनरेट कर रहे हैं दैट शुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ 1 इन बाइनरी, यानी 001 आउटपुट पे जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप एंड पे D7 तक जाएं तो हम ये कह रहे हैं कि जब D7 हाई हो रही है तो जो कोड जनरेट हो रहा है इसके इक्विवेलेंट आउटपुट पे वो 7 का होना चाहिए, डेसिमल 7 का इन बाइनरी, जो कि हो जाएगा 111। तो इसी तरीके से आप देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल बनाना पड़ता है इससे बड़े साइज़ का एनकोडर, तो उसका साइज़ क्या होगा, 16:4, ठीक है, 16:4 होगा ना। तो 16:4 होगा, इट मीन्स अब उस केस में इनपुट लाइन 16 होंगी, आउटपुट लाइन्स जो है वो हमारी 4 होंगी, लेकिन एट अ टाइम इनपुट पे कोई एक ही लाइन हाई होगी और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग कोड जो है आउटपुट पे वो जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आइए। अब इसका मतलब ये है कि अब आप देखें, वो जो मैंने आपको स्मॉलर साइज़ का एनकोडर बताया था ना, वो इसलिए बताया था ताकि अब आपको एक्सप्रेशन लिखने में आसानी हो, क्योंकि अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम 8 इनपुट वेरिएबल्स का के मैप बनाएं। लेकिन अब हमें आइडिया हो गया है तो हम उसको यूज़ करते हुए हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये उसी चीज़ को बताया गया है कि जब D0 हाई है तो 0 का कोड जनरेट हो रहा है, D1 हाई है तो 001 हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक, अब मैम आप ये तो देखें, जर्नल है ना। हाँ बिल्कुल जनरल है। अगर आप अपनी मर्जी से आप ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप D6 को हाई कर रहे हैं और D6 के अगेंस्ट आप कोड जनरेट कर रहे हैं 000, फिर आप देखेंगे कि आपके उसके हिसाब से एक्सप्रेशन आएगा, उसके हिसाब से आपका सर्किट बनेगा। लेकिन जो जो एक्चुअली जो इसके पीछे लॉजिक है ना, वो ये कि एट अ टाइम कोई एक इनपुट लाइन हाई होती है और उसके अगेंस्ट हमें कोई एक कोड मिलता है। ठीक है, तो अब इसकी हम इक्वेशन अगर देखें क्या बनेगी A0 की, तो A0 की क्या बननी चाहिए, आप ये देखें, हम ये देखेंगे कि A0 कहाँ कहाँ पे हाई है और कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी इनपुट उस वक्त 1 थी। तो वो हमारे पास हो जाएगा D1 प्लस D3 प्लस D5 प्लस D7। ठीक है, खुद अब हमें आइडिया हो गया ना कि बाकी सारे डोंट केयर हैं, तो इस किस्म का एक्सप्रेशन आएगा, इस तरह से के मैप्स बनते हैं। अब A1 का भी अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपने देखना है कि A1 है कहाँ पे हाई,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन कौन सी हाई थी, तो आप उनको सिंपल और कर देंगे, यानी D2 प्लस D3 प्लस D6 प्लस D7। सिमिलरली आप A2 का भी लिख सकते हैं। A2 के लिए आप क्या लिखेंगे, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। तो ये आपके पास इस तरह तीनों आउटपुट एक एक्सप्रेशन आ गए। यानी हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सिंपल आपकी कुछ इनपुट्स हैं, स्पेसिफिक इनपुट, जिन्हें हम और कर देंगे तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली एनकोडर की जो आउटपुट्स हैं उनके एक्सप्रेशन हमें मिल जाएंगे। यानी एक्चुअली अगर आप एनकोडर की आईसी भी यूज़ करेंगे तो मेन उसकी सर्किटरी में ये चीज़ें लगी हुई होंगी, इसके अलावा बाकी सप्लाई की और एनेबल वगैरह की पिंस जो होंगी वो डेफिनेटली होंगी, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी डाटा शीट से मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें फिर। अच्छा, अब ये तो सिंपल एक नॉर्मल एनकोडर हो मैम गया ये ना। गेट्स का समझ नहीं आया कि मतलब A0 पे 1, 3 और 5 और 7 क्यों नहीं है, वो जरा क्लियर कर दें। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा जब हमने अवैस 422 का एनकोडर डिज़ाइन किया है, वो आपने देखी है स्लाइड्स? यस मैम देखिए। अब देखिए उसमें हमने एक्चुअली प्रूफ कर लिया ना कि हमारा एक्सप्रेशन किस किस्म का होगा। आप ये देखें, हमने जब A1 का एक्सप्रेशन निकाला था तो हमने निकाला था कि ये के मैप के थ्रू मिलता है D2 प्लस D3। अब हम इसको अगर अपने टेबल पे अप्लाई करें ना तो हमें ये पता चला कि अच्छा हमारे पास D2 यानी हमने A1 का जिस भी आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना है, हमने ये देखना है कि वो कहाँ कहाँ पे 1 है, किस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस पे, और उसमें जो भी इनपुट लाइन हाई है हमने उनको सिंपल और करना है। तो आप देखिए इसी को देखते हुए हमने A0 का भी ये लिखा ना कि A0 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, आपने देखना है कहाँ पे A0 हाई है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन कौन सी हाई हुई है, तो A0 हम क्या लिखेंगे, D1 प्लस D3। तो अब हम यही वाली लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि चूंकि आप यहाँ पे तो पॉसिबल था के मैप बनाना, लेकिन जब जो आपका इनकोडर का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो के मैप बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप डिफरेंट फिर सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो है ना अपने सर्किट की ऑप्टिमाइज इक्वेशन निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि हमें एक लॉजिक पता चल गई तो हम उसको देखते हुए डायरेक्ट एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्लाइड नंबर 13 में हमने वही लॉजिक अप्लाई की है जो भी हमने पीछे 422 के एनकोडर में की थी, कि अगर हमें A0 आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या होगा, जहाँ पे A0 हाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने देखना है कि कौन कौन से इनपुट हाई है। तो A0 4 जगह पे हाई है ना, यस मैम सेकेंड लाइन पे, समझ आ ठीक है। गई। ठीक है, तो आपने सिंपल उनको और कर दिया और ये चीज़ अभी हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो इसलिए अगर आपको इवन 16 to 4 का एनकोडर भी मैं कहूँ ना तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, आ जाएंगी ना, क्योंकि आप सिंपल यस मैम 16 रोज का पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे आउटपुट लाइन कहाँ कहाँ हाई हो रही है और उनको सिंपल सम कर देंगे। तो एक्चुअली जो एनकोडर की यस आईसीज आप मैम देखेंगे उसके अंदर ना ये सर्किटरी लगी होगी प्लस सम एडिशनल पिंस। ठीक है, कि एडिशनल गेट्स क्या क्या चाहिए। अच्छा, अब ये तो मेन सिंपल एक मेन अगर आप देखें ना एनकोडर डिफरेंट साइजेस के तो उनके ये सर्किट्स होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है ना दैट इज़ प्रायोरिटी एनकोडर। प्रायोरिटी एनकोडर जो है वो क्यों ज़रूरत उसकी पड़ी, उसके लिए पहले हम इस एनकोडर को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं कि अभी अगर आपने ये जो एनकोडर देखा 8 to 3 का, या अगर आप इवन किसी और साइज़ की भी बात करते हैं तो उसमें 2 लिमिटेशंस हैं। वो 2 लिमिटेशंस क्या हैं ये आपको यहाँ से मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करती हूँ जी। वो 2 लिमिटेशंस क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हुई आपको नज़र आ रही हैं कि पहली लिमिटेशन तो ये है कि एट अ टाइम ओनली वन इनपुट लाइन शुड बी हाई। ठीक है, जैसा कि हमने डिकोडर के केस में पढ़ा था ये लिमिटेशन आउटपुट पे थी। एनकोडर के केस में हमने भी क्या एट अ टाइम जो है ना सिर्फ एक इनपुट लाइन हाई होनी चाहिए। यानी आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल कि D3 एंड D6 बोथ आर वन एट अ टाइम, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपका एनकोडर जो है ये आइडिया नहीं उसको होगा कि मैंने D3 का कोड जनरेट करना है या D6 का करना है या इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है, यानी D3 D6 अगर दोनों 1 1 हो जाएंगे तो वो 3 का कोड जनरेट करे 011 या वो 6 का कोड जनरेट करे जो कि होता है 110, या इनको मिक्स करके कुछ करेगा। तो इट मीन्स एनकोडर की ये जो लिमिटेशन है एक ये वो क्या है कि एट अ टाइम आपकी एक ही इनपुट लाइन हाई हो सकती है, 2 3 4 एट अ टाइम नहीं होंगी। ठीक, और जो दूसरी लिमिटेशन है इसकी वो क्या है, ऑल इनपुट्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम, एटलीस्ट वन इनपुट लाइन शुड बी हाई। आप देखें जो इस वक्त टेबल आपको नज़र आ रहा है इसमें पहले फर्स्ट जो रो है उसमें D0 हाई है, फिर D1 है, फिर D2 एंड अप टिल D7। यानी ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि एट अ टाइम आपके पास कोई एक ना एक लाइन ज़रूर हाई होनी चाहिए, सब जीरोज़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल सब जीरो हो भी जाते हैं ना तो उससे होगा क्या कि आपका जो एनकोडर है उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसने
अगर वो कि जो 000 का कोड है वो फिर कहाँ पे जनरेट करे, क्योंकि आपके पास टोटल इनपुट में अगर 8 आ रहे हैं तो इसका मतलब है आउटपुट पे कोई 8 ही कोड्स अवेलेबल है ना, 0 to 7। तो इट मीन्स अगर आप सारे जीरोस कर देंगे तो वो आपके पास एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये जो दो लिमिटेशंस हैं इनको एड्रेस करने के लिए एक्चुअली हम यूज़ करते हैं एनकोडर, दैट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी एनकोडर। ठीक है, अब प्रायोरिटी एनकोडर कैसे इन दोनों लिमिटेशन को एड्रेस करता है या यूँ समझ लें कि डिटेक्ट करता है इन लिमिटेशंस को, कि वो हम आगे देखते हैं। अब जो प्रायोरिटी एनकोडर हम डिज़ाइन करने जाएंगे वो हम स्मॉलर साइज़ का ही करेंगे, जो कि अभी हमने पीछे एक एनकोडर बनाया था ना 4 to 2 का, हम 4 to 2 का ही प्रायोरिटी एनकोडर बनाएंगे ताकि हमारे पास इक्वेशंस को समझना आसान हो। ठीक है, अब ये दोनों लिमिटेशन समझ आ गई है क्या है? एक तो ये कि सारी वंस नहीं होने चाहिए, सॉरी सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कोई एक ना एट अ टाइम एक इनपुट ज़रूर हाई होनी चाहिए। और दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक से ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए, मतलब D0 D1 D2 D3 इस तरह से 2 3 4 इकट्ठी हाई नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगेन उसका कोई कॉरस्पॉन्डिंग कोड जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को एड्रेस करने के लिए जो हम एनकोडर देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रायोरिटी एनकोडर। अब वो किस तरीके से इन लिमिटेशंस को एड्रेस कर रहा है? फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा, हम एक तो काम ये कर रहे हैं कि 2 और मोर इनपुट्स इज इक्वल टू 1, देन इफ दिस सिचुएशन अपीयर्स कंसिडर द बिट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट हाई हो जाती हैं तो हम ना कोई प्रेफरेंस सेट कर देंगे कि कौन सी वाली बिट का कोड जनरेट होगा, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी सारी इनपुट लाइन भी 1 हो जाती है ना, तो कोई एक इनपुट होगी जिसको आपने मोस्ट प्रेफर्ड एज्यूम किया हुआ होगा अपने डिज़ाइन में, और फिर उसी का कॉरस्पॉन्डिंगली कोड जनरेट होगा। ठीक है, जो दूसरी हम जो प्रॉब्लम है या लिमिटेशन है उसको एड्रेस कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, दैट व्हाट हैपेंस इफ ऑल इनपुट इज इक्वल टू 0। if all input equal to 0 then we add another output v to indicate that this combination is not a valid combination। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये वाला कि अगर सारी इनपुट जो है वो 0 हो जाएंगी तो एक आउटपुट हम ऐड कर रहे हैं v के नाम से, वो हमें बताएगी कि आपका आउटपुट कॉम्बिनेशन वैलिड है या नहीं है। ठीक, अब इसको करने के लिए हमने क्या किया, फिर यहाँ पे आपको जैसे पता चलेगा, ये देखें, अब इस टेबल को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। पहले तो आप ये देखें, अगर आप एक आउटपुट में से v को निकाल दें, ठीक है, पिछले वाले जो हमने 4 to 2 का एनकोडर डिज़ाइन किया था उसमें v कुछ नहीं था, ठीक, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे थे कि कभी सारे इनपुट 0 होंगे ही नहीं। ठीक, लेकिन इस केस में आप देखिए हमने दो काम किए हैं, एक तो ये कि हमने एक v आउटपुट को ऐड किया है, ठीक है, ये v आउटपुट। अब v आउटपुट जो है वो क्या बता रही है, आप देखें, v आउटपुट इज 0 व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 0। अब v हमने सिंपल, आप कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, v हमने वैलिड के लिए यूज़ किया है कि अच्छा अगर हमारी सारी इनपुट 0 हो जाती हैं तो हम v को 0 कह रहे हैं, यानी इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस। आप देखिए इसके अलावा बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं ना नीचे, उसमें कोई एक ना एक वन ज़रूर है, तो उन सारे केसेस में आप देखिए हमने जो v है उसको हाई किया हुआ है। इसका मतलब है पहली वाली रो को छोड़ के बाकी सारे कॉम्बिनेशन क्या है, वैलिड कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक, तो इसका मतलब है जब भी v हमारे पास 0 आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये वो सिचुएशन है जब सारी इनपुट 0 हो गया एंड इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉम्बिनेशन। ये तो हमारी पहली एक लिमिटेशन एड्रेस हो गई। अब जो दूसरी लिमिटेशन है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने प्रायोरिटी सेट की है। फॉर एग्जाम्पल अब हम प्रायोरिटी कैसे सेट कर रहे हैं कि अगर आपके पास D0 हाई है, ठीक है, यानी D0 1 है, तो इसका मतलब है इसके अगेंस्ट क्या होगा, 0 का कोड जनरेट हो जो कि होता है 0 0। ठीक, अच्छा, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास D1 1 है तो D1 का कोड उस सूरत में जनरेट होगा अगर आपका D0 जो है वो डोंट केयर हो गया। डोंट केयर का मतलब है कि D0 जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो, कोड जो है वो D1 का ही जनरेट होगा, और D1 का कोड क्या था, अभी हमने पीछे देखा था 0 1। ठीक, सिमिलरली D2 का कोड क्या होता है, D2 का कोड होता है 1 0, और D3 का कोड क्या होता है 1 1। ठीक है, इसको मैं बिगर स्क्रीन पर करके दिखाती हूँ। अब यहाँ से आप इसको समझिए, यानी इस टेबल को आप देख के बताएं आपको इस वक्त क्या समझ आ रहा है कि किस इनपुट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है।
जी कोई सुन रहा है लेक्चर? यस मैम। जी जी, किस इनपुट की हाईएस्ट प्रायोरिटी है? जब D3 आई होगा। मैम D3 होगा। ठीक है, गुड। D3 हमने ये कहा है कि आप देखें D3 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इट मींस इस आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने D0 D1 D2 उन लास्ट वाली रो को अगर आप देखें कि हमने उन सब को ना डोंट केयर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जब आपका अगर D3 एक दफ़ा हाई हो गया तो बाकी तीनों इनपुट पे कोई भी वैल्यू आ रही है, चाहे ऑल जीरोज हैं, ऑल वंस है, 001 101 100, कोई भी कॉम्बिनेशन है, कोड किसका जनरेट होना है? कोड आपका D3 का ही जनरेट होना है, और D3 का कोड क्या है? 11। ठीक है। सिमिलरली आप इससे ऊपर देखें कि D2 अगर हाई है उसका कोड कब जनरेट होगा? उसके लिए D3 का 0 होना ज़रूरी है। ठीक, अगर आपका D3 0 नहीं होगा इट मीन्स आपका D2 का कोड आउटपुट पे जनरेट नहीं होगा। इन ऑर्डर टू जनरेट द कोड ऑफ D2 D3 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है अब यहाँ से आपको अगेन आइडिया हो रहा होगा कि सेकंड प्रायोरिटी जो है वो हमने D2 की रखी है, यानी अगर आपका D3 0 है और D2 1 है तो आपका D0 और D1 पे कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है 0001 1011, कोड जो है वो D2 का ही जनरेट होगा, और D2 का कोड क्या है? 10। ठीक, नीचे से आप देखें थर्ड वाली रो को, ठीक है, यानी मिडल रो को आप कह लें कि जब आपका D3 भी 0 है, D2 भी 0 है, D1 अगर 1 हो गया उस केस में आपका D1 का कोड जनरेट होगा, यानी कि 01 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ D0। इसका मतलब है कि जो लीस्ट प्रायोरिटी हमने सेट की है ना वो D0 की है कि D0 का कोड उस वक्त जनरेट होगा जब बाकी सारे इनपुट 0 हो, सिर्फ D0 उस वक्त हाई हो। ठीक है, तो अब एक्चुअली ये जो आपको येलो बॉक्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, दिस इज अ कंडेंस्ड ट्रूथ टेबल, इट हैज़ ओनली 5 रोज इंस्टेड ऑफ 16। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? वो ये दे रहा है कि एक्चुअली आपकी इनपुट तो 4 हैं, तो उसूलन जो ट्रूथ टेबल बनना चाहिए वो आपका 16 कॉम्बिनेशंस का बनना चाहिए। तो वो आप बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमें आइडिया है कि इसी से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है प्रायोरिटी एनकोडर की। यानी आप देखें जो आपकी सेकेंड वाली रो है, सेकेंड नहीं बल्कि थर्ड कह लें, यहाँ से ये जो आपको ये वाली रो नज़र आ रही है 0001, यहाँ पे आपने देखा कि 00 का कोड जनरेट हुआ। जो सेकेंड वाली रो है जिसमें थर्ड रो है उसमें लिखा हुआ है 001 डोंट केयर। अब इसका मतलब है कि ये एक्चुअली कितनी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 001 डोंट केयर ये 2 रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0010 0011, यानी इन दोनों केसेस में कोड क्या जनरेट होगा? 01। इसी तरीके से आप अगर ये वाली रो देखें जिसमें लिखा हुआ है 01 डोंट केयर, तो एक्चुअली ये कितनी रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्पैक्ट फॉर्म में? 4 रोज को, क्योंकि इन दोनों डोंट केयर की जगह 00 भी हो सकता है, 01 भी, 10 भी और 11 भी। तो इसका मतलब ये एक्चुअली 4 कॉम्बिनेशन या 4 रोज को कवर कर रहा है। ये लास्ट वाला कितनी को कर रहा है? 1, जिसमें 3 डोंट केयर है आगे। 8। 8 को, ठीक है, क्योंकि आप देखिए 3 डोंट केयर है ना। अब इन 3 का मतलब है यहाँ पे 000 001 010 100 से लेके 111, यानी फ्रॉम 000 टू 111 ये 8 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने इन 8 कॉम्बिनेशंस की जगह हमने क्या किया? हमने सिंपल जो है वो यूज़ किया है कितने? 1 कॉम्बिनेशन, और बाकी सब जगह पे डोंट केयर लगा दिए। अच्छा, अब आप ज़रा इसको देखें और समझें, बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं फिर आपसे पूछती हूँ अभी। जी समझ आया? अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये वही टेबल है पिछला वाला,
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसकी चूँकि डिज़ाइनिंग करनी है, इसका मतलब है हमें उसके ऑप्टिमम एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने के मैप बनाए हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? जैनब, यस मैम। यार ये ठीक है। अच्छा, इसमें कोई इशू? ठीक है, अब आप देखिए हमने जैसे नॉर्मल के मैप करते हैं ना, उसी तरीके से करना है कि आपने बस अब हमने डिफरेंट किस तरह है ये प्रायोरिटी एनकोडर नॉर्मल एनकोडर से, कि एक तो इसमें एक एक्स्ट्रा आउटपुट आपको नज़र आ रही है वी, तो आपको वी का भी एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप के मैप बना सकते हैं। और इनपुट पे जैसे ये डोंट केयर है ना, इनपुट तो हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में करने के लिए टू टेबल ऐसा बनाया ना, आप चाहें तो कंप्लीट टू टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, 16 कॉम्बिनेशंस का। तो इस केस में अब चूंकि प्रायोरिटी एनकोडर है, तो हमने एक्चुअली अपनी दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है। एक तो ये कि जब हमारे पास ऑल कॉम्बिनेशन ज़ीरो आ जाएंगे, तो वो हमें डिटेक्ट हो जाएगा बाय अ थर्ड आउटपुट वी, कि आपकी वी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, इंडिकेटिंग कि ये जो भी कॉम्बिनेशन आप इनपुट पे दे रहे हैं ये एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस आप देखें उस केस में आपका वी हाई है, इंडिकेटिंग कि ओनली एक्सेप्ट दिस कॉम्बिनेशन ऑल अदर आर वैलिड कॉम्बिनेशन। और अब इस केस में हो ये रहा है कि आपके पास एक और जो लिमिटेशन थी, सेकंड लिमिटेशन, वो भी एड्रेस आपने कर ली कि अगर एक से ज़्यादा इनपुट हाई हैं तो आपने प्रेफरेंस सेट कर ली है कि आप क्या चाह रहे हैं कि आपका प्रायोरिटी एनकोडर जो है वो कौन सा वाला कोड जनरेट करे। ठीक है, इन ये जो एनकोडर्स है ना, इनकी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में काफ़ी हमें नज़र आती हैं। स्पेशली जो प्रायोरिटी एनकोडर है वो आपका ना कीबोर्ड्स में यूज़ होता है, कि कीबोर्ड्स में आप देखें जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कोई कोड जनरेट होता है, जो कि आगे जाके फिर आप का प्रोसेसर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया हो कि आप दो कीज़ को बिल्कुल इकट्ठे प्रेस कर रहे हैं, तो कोई एक ही सबसे पहले अपीयर होगा ना। अब वो इसका मतलब है कि इंटरनली हार्डवेयर में उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अगर ए और आर में भी आप इकट्ठा प्रेस कर रहे हैं, तो जिसकी भी प्रेफरेंस सेट हुई हुई है ना हाई प्रायोरिटी एनकोडर के थ्रू, वो आपको अल्फ़ाबेट पहले डिस्प्ले हुआ हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने प्रायोरिटी एनकोडर। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगेन आप इस टेबल का रट्टा लगाएं। फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रायोरिटी एनकोडर डिज़ाइन करना है, तो आप किसी भी इनपुट की को प्रेफरेंस हाई कर दें। और ये भी कर सकते हैं दूसरा काम कि आप अपनी मर्ज़ी का कोड जनरेट कराएं, कि ज़रूरी नहीं है कि D0 पे 00 का कोड ही जनरेट हो, आप D2 पे 00 करवा सकते हैं, D3 पे करवा सकते हैं, एंड सो ऑन। तो ये सारा का सारा आपके अपने डिज़ाइन पे मुनहसर है, लेकिन हम एक्चुअली देखते ही हैं कि जो हमारे पास आईसीज अवेलेबल होती है ना मार्केट में, और जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहे होते हैं, हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन है तो जी जी। मैम ये A0 की जो इक्वेशन आई है ना, इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। ये तो के मैप से आई होगी ना, तो मैम A0, हाँ ये आप देखिए सामने के मैप है। के मैप से तो आ गई है, वो तो समझ आ गई है, हम्म। लेकिन वैसे लॉजिक समझ नहीं आ रही कि किस तरह। क्योंकि अब इसमें हमारे पास डोंट केयर आ रहे हैं ना, इसमें हम इसमें लॉजिक हर जगह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए लॉजिक पिछले वाले में तो कोई हमारे पास हमारा टू टेबल इस किस्म का था ना। आप ये सोचें, हमारा टू टेबल इस किस्म का था कि हमने इक्वेशंस की, अब उसमें भी लॉजिक क्यों बनी थी कि हमने के मैप के थ्रू निकाला था ना। अब आप देखिए चूंकि इसमें डोंट केयर आ गया ना, अब आप ये देखें हमें इनपुट वाले डोंट केयर हमारे हमने कंट्रोल किया ना कि हम प्रेफरेंस कैसे सेट कर रहे हैं। तो ये के मैप के थ्रू इस तरह मिल रही है। अगर आप फॉर एग्जांपल के मैप के थ्रू नहीं करेंगे तो आपकी किसी और तरह की इक्वेशंस आएगी। ये सर्किट इस किस्म का है कि इसकी इक्वेशन ऐसी आ रही है। आप देखिए आपके सामने के मैप मौजूद है। आप अगर आप स्मॉलर साइज के ग्रुप बनाएंगे तो आप के मैप के रूल को इसका मतलब है वायोलेट करेंगे, तो आपकी इक्वेशन किसी और किस्म की आएगी, लेकिन आपका A0 फिर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इवन अगर आप देखें A0 की जो इक्वेशन है, आप इसको मिन टर्म के फॉर्म में भी करेंगे तो भी आपका सर्किट वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन हमने के मैप इसलिए यूज़ किया है कि आपका जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन आए। आप इसको के मैप को देखें, नजर आ रहा है स्लाइड पे, एक आपका 8 का ग्रुप बन रहा है और एक 4 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो यस मैम। चूंकि हमारे पास इनपुट कंट्रोल में नहीं है ना, इनपुट में हमने सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट डाल दी कि हम प्रेफरेंस सेट कर रहे हैं, तो अब उस प्रेफरेंस सेट होने की वजह से सिचुएशन ऐसी बनी है कि इक्वेशन हमें ऐसी मिल रही है। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आपने ये देखिए 4 to 2 का बना हुआ है ना, आप कौन सा बना सकते हैं नेक्स्ट फिर 8 to 3 का। हाँ, आप 8 to 3 का प्रायोरिटी एनकोडर बनाएं, आप उसकी इक्वेशन निकालें। उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई लॉजिक हर जगह अवेलेबल हो, क्योंकि प्रायोरिटी एनकोडर है ना, इसमें हमने इनपुट सिचुएशन चेंज कर दी है और हर जगह पे देखें डिफरेंट इनपुट सिचुएशन आ रही है, कि जो लास्ट वाली रो है वो 8 कॉम्बिनेशन को कवर कर रहा है, फिर 4 को कर रहे हैं, फिर 2 को कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप लॉजिक लगा सकें, लेकिन जहाँ पे आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने मैग्नीट्यूड कंपैरेटर देखा था,
ठीक है, वहाँ पे भी हमारी Yes. लॉजिक वर्क कर रही थी ना। तो जहाँ आपको नहीं कोई चीज़ समझ आ रही तो वहाँ जो भी चीज़ आपको के मैप से मिल रही है इट मीन्स दैट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दैट इज करेक्ट। ओके मैम। ठीक है यस जी, ये हमने फिर बना लिया इस अपना सर्किट, क्योंकि मेनली हमारा आउटपुट जो है वो सर्किट डायग्राम होनी चाहिए A0 A1 और V की। तो इसी तरीके से आप खुद से प्रैक्टिस के लिए बना के देखिएगा ज़रूर 8 to 3 का प्रायोरिटी एनकोडर, और इसी तरीके से प्रेफरेंस सेट करें, ठीक है, और फिर बनाने की कोशिश करें अगर हो सकता है तो। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। जी, ये नज़र आ रहा है आपको लेक्चर नंबर 20? यस मैम। ठीक है, ये हम देखते हैं। अभी हमने 2 ब्लॉक्स देखे हैं, एनकोडर और डिकोडर, ठीक है। एनकोडर जो होते हैं वो ट्रांसमिटिंग साइड पे यूज़ होते हैं फॉर कोडिंग पर्पसेस, और डिकोडर्स जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ होते हैं रिसीविंग साइड के ऊपर टू डिकोड द एक्चुअल डाटा, ठीक है। लेकिन हम चूँकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं ना, तो हमने इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उस तरह से नहीं देखेंगे। हमारा जो मेन कोर्स के कंटेंट्स हैं वो यही कि एक तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। दूसरा ये कि आप जैसे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोडर में देखा था कि फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और स्मॉलर साइज से बिगर साइज के बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब जो मेनली आप जब अपने कम्युनिकेशन कोर्सेज पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि आप कैसे जब एनालॉग डाटा है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके डिफरेंट कोड्स कैसे बना रहे हैं, फिर कोडिंग करते हुए डिफरेंट टेक्निक्स आपके पास कौन से अवेलेबल हैं, कौन सी टेक्निक का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, फिर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या एरर आते हैं, उन एरर को करेक्ट कैसे किया जाता है, डिटेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो छोटे छोटे चंक्स में आप समझ रहे हैं, डिफरेंट कोर्सेज की फॉर्म में, डिफरेंट मॉड्यूल्स की फॉर्म में आपका ओवरऑल जो है वो आपको अपनी कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रिप मिलेगी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कोर्सेज, ठीक है। तो अभी हम 2 और ब्लॉक्स देखेंगे जो कि यूज़ होते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक होता है मल्टीप्लेक्सर और दूसरा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो यूज़ होता है अगेन ट्रांसमिटिंग साइड के ऊपर, और डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ होगा रिसीविंग साइड के ऊपर, ठीक है। अब मल्टीप्लेक्सर का मेनली काम क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट हैज़ अ सिंगल आउटपुट एंड इट डायरेक्ट्स वन ऑफ द 2n इनपुट टू द आउटपुट लाइन. It actually chooses which input is done using select lines. यानी एक्चुअली आपको इस ब्लॉक डायग्राम से आइडिया हो रहा होगा कि मेनली मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि डिफरेंट आप समझ लें कि जो इनपुट आपको नज़र आ रही है ना 2n डिफरेंट इनपुट लाइंस हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस लगी हुई हैं। अगर आप प्रैक्टिकली इसको समझना चाह रहे हैं ना, तो मल्टीप्लेक्सर का काम ये है कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस में से चूज़ करता है कि कौन से वाले डाटा को मैंने किस डिवाइस के डाटा को मैंने अपनी आउटपुट पे भेजना है। फिर ये जो आपको 1 आउटपुट नज़र आ रही है, यानी इसके ऊपर वो पर्टिकुलर डाटा आएगा जीरोज और 1 की फॉर्म में, जो आगे थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम आप ट्रांसमिट करेंगे टुवर्ड्स द रिसीवर साइड, ठीक। अब चूज़ कैसे करना है कौन सी इनपुट, फॉर एग्जांपल आपके पास 8 डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो उन 8 में से कौन सी वाले डिवाइस का डाटा आप भेजना है, क्योंकि आपके पास आउटपुट लाइन तो एक ही है, इसका मतलब है एक वक्त में तो एक ही डिवाइस से डाटा आएगा। तो उस पर्पस के लिए हम ये n सेलेक्ट लाइंस यूज़ करते हैं। यानी एक्चुअली अगर हम मक्स को देखें तो क्या रिलेशन होगा इसका, इट विल हैव 2n इनपुट लाइंस, इट विल हैव 1 आउटपुट लाइन एंड n सेलेक्ट लाइंस। यानी आउटपुट लाइन मक्स, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी कहते हैं, मक्स की हमेशा एक ही होगी। जो रिलेशन होगा ना n और 2n का, वो ये होगा कि n सेलेक्ट लाइंस होंगी, तो n सेलेक्ट लाइन के थ्रू आप 2n इनपुट लाइन में से सिलेक्शन कर सकेंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इसको हम समझते हैं किसी स्मॉलर साइज से, तो अगर 2 to 1 का मक्स है, फॉर एग्जांपल 2 to 1, तो कितनी सेलेक्ट लाइंस चाहिए होंगी इसमें आपके ख्याल में? जी 2 to 1 5 5 2 ही होंगी। नहीं, देखिए ना, 2 अगर इनपुट लाइन है इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो n सेलेक्ट लाइन यानी कि 1 होंगी ना। आप देखिए अगर n की वैल्यू 0 है तो पहली वाली डिवाइस का डाटा सेलेक्ट हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो दूसरी डिवाइस का डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो 2 सेलेक्ट लाइन की तो ज़रूरत नहीं है ना हमें, 2 सेलेक्ट लाइन्स है तो चलिए मैं आगे अगली स्लाइड से दिखाती हूँ आपको, यहाँ से समझ आएगा। ये सबसे स्मॉलर साइज़ का जो मक्स होता है वो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। यानी हमारे पास 2 इनपुट लाइन है, आप देखें I0 और I1।
y जो है वो हम रिप्रेजेंट करें आउटपुट लाइन के लिए, और जो s आपको नजर आ रहा है ना, दैट इज योर सेलेक्ट लाइन, या जिसको हम स्विच भी कह सकते हैं। अगर s की वैल्यू 0 है, इट मीन्स i0 वाला डाटा आउटपुट पे आ जाएगा। अगर s की वैल्यू 1 है तो i1 वाला डाटा आउटपुट पे आ जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू i0 फॉर s इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू i1 फॉर s इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि अब हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपनी जो आपने लॉजिक बनाई है वो ये कि अगर s 0 है तो आप i0 आगे भेजना चाह रहे हैं ना, इसका मतलब है इसको हम कैसे लिखेंगे, s बार, ठीक है, प्रोडक्ट विथ i0। बार हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब s 0 होगा तब i0 का डाटा आगे जाए, तो 0 को इन्वर्ट करेंगे तो वो 1 बनेगा ना, और फिर इनका प्रोडक्ट जो है वो i0 के इक्वल आ जाएगा। प्लस हम क्यों करें, बिकॉज इनमें से कोई एक ना एक काम तो होना है। ठीक है, यानी अगर ये वाली सिचुएशन ट्रू नहीं होती तो फिर क्या हो, व्हेन s इज इक्वल टू 1 डॉट i1, यानी s अगर 1 है तो जो भी i1 की वैल्यू है वो आउटपुट पे चली जाएगी। तो इससे यानी ये हमने सिंपल एक इक्वेशन बनाई है कि इस इक्वेशन को के थ्रू हम ये कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा वाला डाटा y के ऊपर यानी आउटपुट लाइन के ऊपर अपीयर हो। अगर आप मैं इसकी कंडीशन चेंज कर दूं, मैं आपसे कहूं कि नहीं s जब 0 हो रहा है ना तो i1 वाला डाटा आगे जाए, तो क्या चेंज आएगा इस इक्वेशन में? मैं वो नॉट ऑपरेटर नहीं लगेगा। हाँ, नॉट ऑपरेटर फिर दूसरे वाले के साथ लग जाएगा, i1 के साथ। यस ठीक मैम। है, तो यानी ये इसको समझना बहुत आसान है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, ये मिन टर्म मैक्स टर्म और कैसे आपने आउटपुट पे कैसे कंट्रोल करना है, तो आप किसी भी साइज का किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट तो ज़्यादा, जब इक्वेशन आएगी तो आप आराम से सर्किट बना सकते हैं। ठीक, मैं मतलब ये मल्टीपल इनपुट्स को ड्रैग कर सकता है कि अब ये वाला हाँ भेजो, अब बिल्कुल ये वाला भेजो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके पास में भी बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई, मे बी 8 हैं, 16 हैं, 32 हैं, 64 हैं, तो अब एट अ टाइम आपने कौन सी वाली डिवाइस को सेलेक्ट करना है, किसके डाटा को आगे भेजना है, तो उसके पर्पज़ के लिए हम मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हम उससे थोड़े से बिगर साइज़ के ऊपर आते हैं, तो उससे बिगर साइज़ का क्या बनेगा, 4 to 1 मक्स। ठीक है, आउटपुट लाइन आपने याद रखनी है हमेशा मल्टीप्लेक्सर की 1 होगी, बिकॉज इट विल ऑलवेज सेलेक्ट ओनली 1 डाटा लाइन एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम भी किसी एक ही डिवाइस को सिलेक्ट करके उसके डाटा को भेज सकता है, इसलिए इसकी आउटपुट लाइन हमेशा 1 होगी। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपने बहुत अच्छी तरह से ना इनकी ब्लॉक डायग्राम्स अंडरस्टैंड करनी है। आप ब्लॉक डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेंगे, आपको खुद ही आप देखेंगे आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लगेंगी कि अच्छा एक आउटपुट है तो ज़्यादा इक्वेशन कैसे बनेगी, अगर 4 आउटपुट्स आ रही हैं इसका मतलब है हमें 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ब्लॉक डायग्राम समझ लेंगे ना तो आपको किसी भी साइज़ का किसी भी तरह से उसमें मॉडिफिकेशन करके आपको ये चारों एलिमेंट्स या चारों जो डिजिटल सर्किट हैं ये आप डिज़ाइन कर सकेंगे, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिनकोडर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं मक्स, दैट इज़ ऑफ 4 to 1। अब 4 इनपुट लाइंस का अगर डाटा सेलेक्ट करना है तो इसका मतलब है अब हमारे पास सेलेक्ट लाइन एक नहीं होगी, एक सेलेक्ट लाइन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक सेलेक्ट लाइन से तो मैक्सिमम हम 2 डाटा लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स, और वैसे भी अगर आप मक्स की प्रॉपर्टी देखें तो सेलेक्ट लाइन में और इनपुट लाइन में n और 2n का रिलेशन है ना, तो अगर इनपुट लाइंस 4 हैं इसका मतलब है 2 की n की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 2⁻², यानी 2 सेलेक्ट लाइन चाहिए होंगी अगर आप 4 इनपुट लाइन में से डाटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जो ऊपर हमने लॉजिक बनाई है वो क्या बनाई है, हम अगेन मैं आपको वही बता रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लेक्सर की आईसीज होती हैं जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसको स्टडी कर रहे हैं। आप इसको चेंज करके इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट किस्म का बना सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपकी सेलेक्ट लाइन 0 0 है तो हम ये चाह रहे हैं कि पहली यानी कि I0 लाइन सेलेक्ट का डाटा सेलेक्ट हो, 0 1 से सेकेंड वाली लाइन यानी I1 का डाटा सेलेक्ट हो, 1 0 से I2 का और 1 1 से I3 का। तो अब हम आप देखें अगर ये लॉजिक आपके जहन में है तो आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली फाइनली जो है ना फाइनली y तो एक ही आउटपुट लाइन है ना। अब उसमें ये चारों सिचुएशन हमने कवर करनी है, इसका मतलब है हमें इन चारों सिचुएशन कुछ मिन टर्म का एक्सप्रेशन बना के उनको और करना पड़ेगा कि आइदर दिस और दैट, तो कोई भी चारों में से कंडीशन ट्रू हो तो एट अ टाइम किसी एक लाइन का डाटा ज़रूर सेलेक्ट हो जाए। तो आप मैम वो देखिए सिचुएशन तो हमारे पे डिपेंड करेगी ना। बिल्कुल आप पे करेगी, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं जो हमारी सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड मक्स की आईसीज होती है ना उसमें जो यूज़ हुई हुई होती है ना ट्रुथ टेबल आप कह लें, वो वाला हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप देखिए इसकी इक्वेशन को अब हम समझते हैं कि जो हमने लिखी वो क्या है, S1 बार S0 बार I0।
अब इसका मतलब है ये क्या बता रहा है कि आप देखें जब S0 S1 दोनों 0 0 होंगे तो इन दोनों का इन्वर्ट उनको क्या बना देगा 1 1, और फिर हम डिपेंड हो जाएंगे किसके ऊपर, I0 के ऊपर, कि जो भी I0 की वैल्यू है वो Y पे आ जाए। अगर I0, अब I0 जो है यहाँ पे तो हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किया हुआ ना, लेकिन ज़ाहिर है ये I0 या तो 0 होगा या 1 होगा, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा अगर I0 0 था तो Y पे 0 आ जाएगा, अगर I0 1 था तो Y पे 1 आ जाएगा। यानी यूँ समझ लें कि अब ये वाली जो टर्म है ना ये कंट्रोल कर रही है कि आउटपुट पे क्या डाटा आना है। ठीक, सेकेंड वाला आप देखें S1 बार इंटू S0 इंटू I1, यानी ये अगेन क्या करेगा कि जब भी 0 1 की सिचुएशन होगी तो I1 इनेबल हो जाएगा और ये वाली टर्म हाई हो जाएगी, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी। एट अ टाइम आप ना कोई भी वैल्यू पुट करके देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 0 पुट करेंगे ना इस पूरी इक्वेशन में, आप देखेंगे सिर्फ पहली वाली टर्म जो है वो इनेबल होगी, बाकी तीनों डिसेबल हो जाएंगी क्योंकि वो पूरा प्रोडक्ट ही 0 हो जाता है। सिमिलरली थर्ड टर्म आप देखें वो क्या है, S1 डॉट S0 बार। ठीक है, 0 बार का मतलब ये है कि ये जो थर्ड वाली सिचुएशन है हम उसको कवर कर रहे हैं कि अगर आपके पास 1 0 की सिचुएशन है तो जो भी I2 की वैल्यू है वो आउटपुट पे आ जाएगी। सिमिलरली आप जो फोर्थ वाली टर्म है वो क्या है, S1 इंटू S0 इंटू I3। इसका मतलब है जब S1 और S0 यानी दोनों सेलेक्ट लाइन्स की वैल्यू 1 1 है तो जो भी I3 है वो हमारा आउटपुट पे आएगा। अब आप इसको ना वेरीफाई भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेलेक्ट लाइन की सिचुएशन है वो 1 1 है। अब सेलेक्ट लाइन 1 1 है तो आप देखिए इस वक्त ये पूरी इक्वेशन कैसे वर्क करेगी, कोई बताएगा मुझे? S1 और 0 दोनों सेलेक्ट लाइन्स 1 1 है तो पहली टर्म को क्या होगा, पहली टर्म कहाँ जाएगी? मैम उनके तो प्रोडक्ट मैम 0 जीरो हो हो रहे हैं ना। जाएगी। मैम ठीक है, Y3 आउटपुट हो ठीक है। I3 आ अब आप जाए। देखिए आप पहली वाली टर्म 0 क्यों होगी, क्योंकि दोनों 1 है ना, जब दोनों के इन्वर्ट होंगे तो वो तो प्रोडक्ट ही 0 हो गया, बेशक I0 की जो भी वैल्यू हो। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड वाली टर्म में S1 अगर 1 है, इन्वर्टर उसको 0 करेगा तो चूंकि ये 3 इनपुट का एंड गेट है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी क्योंकि S0 के ऊपर इन्वर्टर है तो 1 का इन्वर्ट अगेन 0 हो जाएगा। यानी इन द एंड हमारे पास जो रहेगा ना एंड में जो प्रोडक्ट टर्म हमारे पास बचेगी वो हमारे पास फोर्थ टर्म बचेगी, यानी S1 S0 इंटू I3। तो जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 1 आप पुट करेंगे यानी इन द एंड यू विल बी लेफ्ट विद ओनली y इज इक्वल टू I3। अब I3 अगर 0 था तो y पे 0 आ जाएगा, I3 अगर 1 था तो y पे 1 आ जाएगा। तो आप देखिए आपने सिंपल एक इक्वेशन बना ली। अब आप इसमें आपको एस एच के मैप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मिन टर्म्स की फॉर्म में ही लिख रहे हैं ना। ठीक है, एक ही आउटपुट है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अब आइडिया हो गया है कि किस किस्म की इक्वेशंस आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बनाई जिसके थ्रू हम ये जो ऊपर आपको सर्किट नज़र आ रही है इसी इक्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 8 to 1 का मक्स होता तो क्या होगा, इसका मतलब है उसमें 8 इनपुट लाइंस हैं। ठीक है, आउटपुट लाइन तो हमेशा 1 रहेगी, सेलेक्ट लाइन कितनी उसमें चाहिए होंगी फिर हमें? 3 मैम। 3। ठीक है, गुड 3। अब आप देखिए अगर आपको एक का सर्किट पता चल जाता है ना, आपको ना आइडिया होता जाएगा कि उस बिगर सर्किट में क्या होगा। अब इस सर्किट को अपने जहन में रखें और मुझे बताएं कि जो 8 to 1 का मक्स है उसमें क्या कुछ लगा हुआ होगा। मैम उसमें मैम 3 तीन गेट्स नोट लगे। तीन नॉट गेट लगे होंगे और मैम ठीक है, 3 क्या नेट कहते नॉट हैं होंगे। 8 एंड गेट और ये एक आधा और ठीक है, गेट। गुड। और कितने इनपुट्स के होंगे एंड गेट? 2 2 3 नहीं, ये 3 है यहाँ पे तो वहाँ 4 4। 3 3 का होगा। 3 3 के होंगे? यहाँ में नहीं, 4 ज्यादा नहीं, 4 काफी ज्यादा इनपुट के होंगे। आप देखिए 4 से भी ज्यादा होंगे ना। आप देखिए 3 तो सेलेक्ट लाइंस ही जा रही होंगी ना, ऐसे ही होगा ना? यस मैम। 3 सेलेक्ट लाइंस की हो रही और चौथी कौन सी होगी? वो पर्टिकुलर इनपुट। पर्टिकुलर ठीक है, यानी टोटल, ठीक है, टोटल यानी कि 4 इनपुट होनी चाहिए उस दौरान, 3 सेलेक्ट लाइन की और एक वाली एक जो इनपुट जा रही है, क्योंकि एक इनपुट तो एक ही एंड गेट में जा रही है ना, ऐसे ही है ना। यानी Yes, नंबर ऑफ गेट ज़्यादा होंगे लेकिन जो उसकी इनपुट है वो 4 ही होंगी, इनपुट ज़्यादा नहीं हो रही। ठीक है, और फाइनली जो और गेट है वो भी अगर आपके इनपुट 8 इनपुट्स का नहीं अवेलेबल तो आपको पता है कि चूंकि और गेट जो है ना वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो इट मीन्स आप उसको कैस्केड में लगाकर भी ज़्यादा इनपुट का बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मक्स ही की एक और जो आईसी अवेलेबल होती है मार्केट में जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस में आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड 2 to 1 मक्स। ठीक है, क्वाड 2 to 1। अब क्वाड का मतलब है 4,
इसका मतलब है ये इस किस्म की आईसी होती है जिसमें आपके पास 4 लगे हुए होंगे 2 to 1 मक्स इन वन पैकेज, ठीक है, यानी वो एक पैकेज में या एक ही आईसी के अंदर ये 4 मक्स लगे हुए होंगे 2 to 1 के। अब ये आप जनरली नॉर्मल अपने सर्किट्स में यूज़ नहीं करते, लेकिन कोई आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ऐसी जिसमें आपको 4 ही मक्स चाहिए इंटरनली कनेक्ट हुए हुए 2 to 1 के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी ब्लॉक डायग्राम इस किस्म की होगी, यानी चूंकि 4 मक्स लगे हुए हैं तो 2 to 1 के, लेकिन चूंकि वो 4 मक्स हैं इसलिए हर एक मक्स की एक आउटपुट होगी, इसलिए y0 y1 y2 y3 आपको नजर आ रहा है, ठीक। अब 2 to 1 मक्स मींस के 2 इनपुट्स हैं। अब हर एक मक्स की 2 इनपुट्स हैं, यानी टोटल आपके पास 8 इनपुट्स हो गई, ठीक है। जो आपको A0 A1 A2 A3 नजर आ रहा है, इट मींस आप कह रहे हैं कि हर मक्स की जो पहली वाली इनपुट है ना उसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो भी आपको B's नजर आ रहे हैं B0 B1 B2 B3, यानी ये हर मक्स की जो सेकंड वाली इनपुट है उसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सेलेक्ट लाइन इसमें हमने एक ही यूज़ की है, इसका क्या पर्पस होगा, इससे क्या हो रहा होगा, इसका मतलब क्या है, और ये कॉमन है। जी बताइए थोड़ा सा सोच के। मैम ये मल्टीपल चैनल्स का बताती है कौन से आउटपुट होंगे। मल्टीपल इनपुट्स तो सिलेक्ट ग्रुप्स करेगी, लेकिन का एक्चुअली ग्रुप का, हाँ इसका ग्रुप्स मतलब ये है की कि एक्चुअली ना, हाँ ये कॉमन होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हर मक्स को अलग की इनपुट को अलग अलग सेलेक्ट करें, यानी एस जो इनपुट है अगर आप इसको 0 करेंगे ना तो जितने भी अंदर मक्स लगे हुए उन सब की पहली वाली डाटा लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, यानी इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं है आपके पास। आप अगर ये जो एक कॉमन है तो ये हर ऐसा नहीं है कि एक मक्स की पहली लाइन सेलेक्ट हो तो दूसरे वाले की दूसरी हो जाए फिर तीसरे वाले की पहली हो जाए, ठीक है। तो एक कॉमन लाइन का पर्पज़ ये है कि ये एट अ टाइम जो है, इसलिए मैंने आपको बताया ना कि कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होगा, वैसे नॉर्मल अगर आपने कोई फंक्शन बनाना है उसमें हम जनरली इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है, कि इसी वजह से कि अगर एक कॉमन इनपुट है तो वो सब मक्स की पहली लाइन को या फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे इसका इंटरनल बताया गया है कि इंटरनली ये इस तरह से लगा हुआ होगा। अगर आप S0 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके सारी आउटपुट के ऊपर ना A यानी कि पहली वाली इनपुट आ जाएगी A0 A1 A2 A3। अगर आप इस सेलेक्ट लाइन को 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा B0 B1 B2 B3। तो इसलिए अगर कभी फॉर एग्जांपल आपने कोई बिगर सर्किट बनाया है, ठीक है, जिसमें आप मे बी 4 बिट के 2 नंबर्स हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, एक नंबर A है एक नंबर B है, और अगर आप उनकी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं ना कि उनमें से कौन से वाले नंबर पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एस सेलेक्ट लाइन को आप 1 करेंगे तो वो 4 बिट का एक नंबर सेलेक्ट हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगर आप इसको 1 करेंगे तो वो 4 बिट का ए नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी कोई स्पेसिफिक आपकी एप्लीकेशन होगी तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ये कॉमन इतनी यूज़ नहीं होती। मैम अगर S0 होगा तो मीन उनकी जो सेम नंबर्स हैं वो सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब A0 और नंबर B0 A2 और B2 नहीं, सिर्फ एज सेलेक्ट होंगे ना हर मक्स के। आप देखिए S0 जो है उसको अगर हम 0 करते हैं तो वो हर मक्स में 0 हो गई ना ये सेलेक्ट लाइन, यानी हर मक्स की जो भी पहली डाटा लाइन है वो सेलेक्ट होगी, यानी A0 हो जाएगी A2 हो जाएगी A3 हो जाएगी और A1 हो जाएगी। अगर आप इस सेलेक्ट लाइन को 1 करेंगे तो हर मक्स की जो सेकंड डाटा लाइन है वो सेलेक्ट होगी, ओके। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से चूंकि अगर आपको एक मक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर पता है तो ये हमने बस 4 को इकट्ठा कर दिया है, ठीक है, और अनेबल पिन बना दिया। अनेबल पिन आप देखेंगे जब भी आप कभी हार्डवेयर की करेंगे इंशाल्लाह लैब, तो उसमें आप देखेंगे कि अनेबल पिन मोस्टली आईसीज में प्रोवाइडेड होती है, वो आपको एक डिफरेंट हेल्प आउट करती है, स्पेशली आपको अगर बिगर साइजेस के मक्स बनाने हैं यूजिंग स्मॉलर साइज आईसीज, या फिर अगर आप किसी एक पर्टिकुलर आईसी को एट अ टाइम ऑन करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी इसका काम होता है। अब जैसे हमने उसके केस में देखा था डिकोडर के केस में कि डिकोडर हमें हेल्प आउट करते हैं किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी तरीके से हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू भी किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग इट्स मिन टर्म इंफॉर्मेशन। अब मक्स के ऊपर कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आप सेम साइज़ का मक्स ले रहे हैं ना जितनी कि आपकी फंक्शन की इनपुट है उतनी सेलेक्ट लाइन वाला मक्स, तब तो आपकी काफ़ी आसान है, लेकिन हम एक्चुअली एडवांटेज इससे ये लेते हैं कि हम स्मॉलर साइज़ के मक्स को यूज़ करके बिगर इनपुट वाले या ज़्यादा मैक्सिमम इनपुट वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। एक्चुअली ये इसकी एप्लीकेशन बनती है। We can use a mux with the number of select lines equal to the number of input variables of the function. Since this function has 3 input variables, so at least we will be required to have 3 select line, that is in that case we will use 8 cross 1 mux.
अगर अब हम एक स्टैंडर्ड वे पे चल रहे हैं, ठीक है, तो 3 इनपुट है इस फंक्शन की, तो 3 सेलेक्ट लाइन वाला हम मक्स जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक। तो 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी, इट मीन्स एक्चुअली साइज़ क्या बनेगा मक्स का 8 to 1। जब भी आप साइजेस बताते हैं ना इन सब चीज़ों के, डिकोडर, एनकोडर, मक्स या डीमक्स के, वो हमेशा इनपुट आउटपुट के रिलेशन से बताते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइन हम 3 to 1 का इसको नहीं कहेंगे, हम देखेंगे कि 3 सेलेक्ट लाइन से हम कितनी इनपुट को एक्सेस कर सकते हैं, 8। तो अब हम बताएंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मक्स दैट हैज़ अ साइज 8x1। अच्छा, अब आसान ऐसा काम है इसको डिज़ाइन करना कि सबसे पहले आपने उसका ट्रुथ टेबल बनाया, ठीक है, अपने फंक्शन का। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 1 2 6 7 जो मिन टर्म्स है, यहाँ फंक्शन की वैल्यू हाई है, तो आप बाकी जगह पे इट मीन्स 0 होगी। आपको ये भी आइडिया हो गया कि 3 इनपुट का फंक्शन है, इट मीन्स 3 सेलेक्ट लाइन्स वाला मक्स हमें लेना है, यानी कि 8x1, ठीक, वो हमने ले लिया। अब हम करते क्या है सिंपली कि जो भी हमारे फंक्शन की इनपुट लाइन्स हैं वो हम कनेक्ट कर देते हैं किसके ऊपर, सेलेक्ट लाइन्स के ऊपर, और जो भी इनपुट पे डाटा है जीरोस और 1 की फॉर्म में वो हम इनपुट के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि डिपेंडिंग अपॉन द सेलेक्ट लाइन अब हमें ये पता है कि मक्स ने करना क्या है। ये तो अभी हमने पीछे फंक्शनैलिटी देख ली ना कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में इसको समझें तो 000 पे क्या होगा, D0 का डाटा आउटपुट पे आ जाएगा, 001 पे क्या होगा, D1 का डाटा आउटपुट पे आ जाएगा। अगर सारी सेलेक्ट लाइन 1 1 है यानी कि 1 1 1, तो किसका डाटा आ जाएगा, D7 का डाटा आउटपुट पे आ जाएगा। तो सिंपल अगर हमारा कोई भी डिज़ायर्ड फंक्शन अगर हम उसको देखना चाह रहे हैं, या आप ये कह लें कि मक्स की फंक्शनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल कॉरिस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट कॉलम है उसके अकॉर्डिंगली मक्स पे कनेक्शन कर देंगे। यानी F जो है उसको हमने एग्जैक्टली मक्स की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो ABC यानी हमारी इनपुट लाइन है वो हम प्रोवाइड कर देंगे अपनी सेलेक्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी फंक्शन को भी वेरीफाई कर सकते हैं ऑन अ सूटेबल साइज मक्स। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है जो मैंने आपको बताई ना, ये तो सिंपल एक मक्स की टेस्टिंग हो गई। एक्चुअली हमें एडवांटेज तब मिलता है जब हम क्या करते हैं, हम स्मॉलर साइज़ के मक्स को यूज़ करके बिगर साइज़ के फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। यानी अभी तो हमने ये देखा ना कि 3 इनपुट वाला हमारा फंक्शन है, तो हमने 8 to 1 का मक्स ले लिया। यानी आपका मेन काम तब आएगा जब आप कहें कि नहीं 8 to 1 नहीं, इससे स्मॉलर वाले साइज़ पे इसको इम्प्लीमेंट करो, तब हमें थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। अदरवाइज़ ये सिर्फ अगर इतना काम करना हो तो ये तो बहुत आसान है, ठीक। इसी तरीके से आप देखें अगर हम अभी जो बात कर रहे हैं कि अब हमने ये मेन हमारा टास्क जो होगा वो ये कि आपने स्मॉलर साइज़ के मक्स पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी की एग्जांपल ले रहे हैं, यही वाली रिपीट करते हैं 1 2 6 7, इससे अगर आप एक स्मॉलर साइज़ यानी n-1 सेलेक्ट लाइन वाला मक्स यूज़ करना चाहें तो वो क्या साइज़ बनेगा, अभी 8 to 1 था ना, हमने यही फंक्शन इम्प्लीमेंट करा है लेकिन स्मॉलर मक्स पे। एट टू 1 से छोटे साइज का कौन सा मक्स होता है, मैम उससे कम हो जाएगी, वो 3 है तो 2 हो जाएंगे। 2 सेलेक्ट लाइन ना, तो फिर साइज का बना मक्स का, 2 सेलेक्ट लाइन वाले मक्स का साइज क्या होता है, 2 की पावर 2 करेंगे ना, 2 की पावर 2 करेंगे तो आपको इनपुट पता चलेगा नहीं 4, जी बिल्कुल 4 to 1, ठीक है। तो अब इससे स्मॉलर साइज का मक्स क्या होगा 4 to 1। तो हमने एक्चुअली ये देखना है कि 4 to 1 के ऊपर हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर लें, जो कि थोड़ा सा ज़रा केयरफुली करना होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, आप देखिए ये हमारे पास जो मक्स अवेलेबल, या आप ये कह लें कि हमारे पास 8 to 1 का मक्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास स्मॉलर साइजेस के मक्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम उस पर ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो ये कि हम ग्रुप्स बना देते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे आपको ना इस ट्रुथ टेबल, ये ट्रुथ टेबल वही है जो भी हमने पीछे एग्जांपल की, हमने 2 रोज के ना सेट बना दिए, ठीक है। तो टोटल 8 रोज थी, तो हमारे पास अब सेट कितने बन गए या ग्रुप्स कितने बन गए 4। अब हम करते क्या हैं, चूंकि हमें पता है कि हमने अब स्मॉलर साइज के मक्स पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि 4 to 1 पे, तो 4 to 1 की सेलेक्ट लाइन कितनी होती है 2। इसका मतलब है हम 2 इनपुट्स को तो ठीक है कनेक्ट कर देंगे अपनी सेलेक्ट लाइन पे, लेकिन थर्ड इनपुट फिर कहाँ जाएगी, उसको हम इस तरह यूज़ करते हैं कि हम अपने फंक्शन को लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ थर्ड इनपुट, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया फर्स्ट 2 रोज को, फिर थर्ड और फोर्थ रो को एक सेट बना लिया, 5 और 6 को एक बना लिया, और 7 और 8 रो को एक बना लिया। अब हमने क्या करना है, हमने f है किसके इक्वल, उसके लिए हमने ना ऑब्जर्व करना है, हमने c और f को कंपेयर करना है। अब पहली दोनों रोज में अगर आप c और f की वैल्यूज को देखें तो क्या है, c is 0 f is 0, when c is 1 f is 1, यानी हम फॉर ओनली फॉर फर्स्ट 2 रोज हम ये कह सकते हैं ना f is following c, यानी f is equal to c,
ऐसे ही है ना, क्योंकि जो सी की वैल्यू है वही एफ की भी वैल्यू हो रही है, ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने सेलेक्ट लाइन की सिचुएशन की है 0 और 1, ठीक है, ए बी पर, उस केस में क्या हो रहा है, व्हेन सी इज 0 एफ इज 1, व्हेन सी इज 1 एफ इज 0, यानी एफ इज एक्चुअली फॉलोइंग इनवर्स ऑफ सी, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू सी बार, ठीक। जो हमने थर्ड ग्रुप बनाया है व्हेन सेलेक्ट लाइन हैज द वैल्यूज ऑफ 1 एंड 0, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि व्हेन C is 0, F is 0, when C is 1, F is 1, F is 0. It means हम ये कह सकते हैं कि F is equal to 0 regardless the value of C. यानी इन दोनों रोज में फंक्शन हमारा 0 ही है, चाहे C की जो मर्जी वैल्यू, यानी आप ये भी कह सकते हैं C डोंट केयर इन दिस केस। जो आपका लास्ट वाला ग्रुप है, अगर आप उसको देखें, वहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमारी सेलेक्ट लाइन की वैल्यूज़ 1 1 है, उस केस में क्या हो रहा है कि अगर हमारा C 0 है तो भी फंक्शन 1 है, C अगर 1 है तो भी फंक्शन 1 है। इट मीन्स हम इसे कह सकते हैं F इज परमानेंट एट कांस्टेंट 1, जैसे पिछले केस में F इज एट परमानेंट कांस्टेंट 0 था, यानी C की वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ रहा, F ने इन दोनों सिचुएशन में 1 ही रहना है। तो हमने एक्चुअली किया है, हमने दो रोज के सेट बना लिए या ग्रुप बना लिए और अपने फंक्शन को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ थर्ड इनपुट वेरिएबल। ये बात समझ आइए कैसे की है हमने? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, चलें आगे। अब आप देखिए, आपको ये पता है कि 4 to 1 का मक्स है, ठीक है। हमने ए और बी को तो सेलेक्ट लाइंस पे दे दिया। अब जो हमारा एक्सप्रेशन निकला है ना हर ग्रुप का, हम उसको कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन पे दे देंगे। फॉर एग्जांपल पहली दो रोज, यानी अब आप ये समझ लें कि जो मक्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी पहली लाइन जो है ना वो पहली दो रोज को कवर कर रही है, जो सेकंड वाली लाइन है वो नेक्स्ट 2 रोज को कवर कर रही है, थर्ड लाइन अगली 2 रोज को कर रही है और जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट 2 रोज को कवर करिए। यानी पिछले केस में जो हमने मक्स यूज़ किया था ना, वो तो सेम साइज का था ना, तो हर रो के लिए एक अलग अलग इनपुट थी। अब चूंकि हमारे मक्स का साइज स्मॉल हो गया, तो अब हमने 2 रोज के ग्रुप बना दिए। अब हर मक्स की जो इनपुट लाइन है वो 2 रोज को कवर कर रही है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि हम इनपुट पे दे रहे हैं 011, ठीक है। 011 का मतलब ये है कि ए बी की वैल्यू 0 1 है, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 1। अब 4 to 1 मक्स में अगर ए बी की वैल्यू 0 1 होती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सेकंड वाली लाइन ने सेलेक्ट होना है, यानी कि D1 ने, और D1 के ऊपर इस वक्त क्या आ रहा है, सी बार, ठीक है। सी बार का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, सी की वैल्यू असल में 1 है इस सिचुएशन में, तो सी बार उसको क्या कर देगा 0, और हमारे पास फंक्शन के ऊपर 0 अपीयर हो जाएगा। और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी फंक्शन की भी, कि 011 के ऊपर एफ के ऊपर 0 मिले हमें। तो आप देखिए, इसको किसी भी एक कॉम्बिनेशन को लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपने अगर स्मॉलर साइज़ का मक्स यूज़ करना है, तो आपको ना अपने फंक्शन को फंक्शन की ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ ना कि इसको मज़ीद छोटा करें, तो क्या करेंगे? मैम फिर वो फॉर एग्जांपल मैं आपसे इनपुट्स कहती हूँ रखे इसको 2 to 1 के मक्स पे इम्प्लीमेंट करें, तो हम 4 के ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, गुड। फिर आपको इसका मतलब है कि आपके पास 2 ही इनपुट लाइन होंगी ना 2 to 1 के मक्स में, तो इसका मतलब है आपको हाफ ऑफ द ट्रूथ टेबल एक इनपुट को कवर करेगा और जो लोअर हाफ है वो दूसरे इनपुट को कवर करेगा। तो उस केसेस में होता ये है कि जब भी आपका ना साइज मक्स का छोटा होता जाता है ना, आपकी जो एक्सप्रेशन है ना ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमें सिंपल मिला था ना एफ इज इक्वल टू सी, मे भी कोई ऐसी सिचुएशन है जब आपको मिल रहा हो एफ इज इक्वल टू ए बी, ए बार बी, ए बी सी डी, इस तरह से कुछ भी। यानी आपका ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये मक्स का साइज अगर कम होगा ना, तो ये जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और मे बी यहाँ पे आपको बहुत सारे गेट्स लगाने पड़े। हो सकता है यहाँ पे के मैप के थ्रू कोई एक्सप्रेशन निकालना पड़े, अगर बहुत ही बड़ा सा फंक्शन है, मे बी कोई 5 इनपुट वाला फंक्शन था और उसको आपने कोई बहुत ही स्मॉलर साइज के मक्स पे डिज़ाइन करना था, तो हो सकता है आपको इस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, फिर आप के मैप के थ्रू उसकी इक्वेशन निकालेंगे, और यानी बाहर फिर आपके पास लॉजिक गेट्स इन्वॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो यूँ समझे ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है कि अगर आप जो मक्स का साइज़ कम करेंगे, आपको एक्स्ट्रा गेट चाहिए होंगे। मक्स का साइज़ इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको सिर्फ मक्स की आईसी से आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, हमने एक लेवल डाउन किया ना मक्स के साइज़ को, तो आपको एक गेट एक्स्ट्रा चाहिए इन्वर्टर का सिर्फ सी बार के लिए। बार सिचुएशन में आपको एंड और नॉट्स और कुछ भी चाहिए हो सकता है,
ठीक है, तो वो आपने ना ये चीज़ खुद से सर्च करके देखनी है कि हम किसी भी फंक्शन को स्मॉलर साइज के मक्स पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है अगर फर्दर हमें रिडक्शन करनी है तो मैम इसका बेनिफिट क्या होता है? हमें आईसीज कम यूज करनी पड़ती है? हाँ, आईसीज कम यूज़ करनी पड़ती है, बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अवेलेबिलिटी किस आईसी की है। फॉर एग्जांपल आपके पास मे बी आपको 32 इनपुट 5 इनपुट वाला कोई फंक्शन डिज़ाइन करना था, ठीक है, और आपके पास मे बी उसका अगर एक्सप्रेशन निकालते हैं आप सिर्फ के मैप से, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आपको गेट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लेते हैं कि अच्छा मैं एक मक्स की आईसी यूज़ कर लेता हूँ और कुछ गेट्स जो अवेलेबल है ना वो यूज़ कर लेता हूँ। तो यानी एक तरह का बैलेंस आप बनाने की कोशिश करते हैं कि यूज़र कि आपके पास अवेलेबिलिटी किन चीज़ों की है, कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर सारी आईसीज अवेलेबल हैं गेट्स लॉजिक गेट की और आपको कहा नहीं गया कि आप मक्स यूज़ करें तो आप सिंपल लॉजिक गेट्स यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आपको बाउंड किया गया कि नहीं आपके पास ना ये आईसीज अवेलेबल हैं, इसमें एक 4 to 1 की है, एक एंड गेट की आईसी, एक नॉट गेट की आईसी है, बस इन्हीं को ना यूज़ करके आपने किस तरह फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, तो आप उस चीज़ को देखते हुए फिर आप अपने सर्किट को उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ओके मैम। ठीक, अच्छा, ये एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम है एग्जाम्पल 2, ये भी आप खुद से करके देखिएगा। ये 4 इनपुट का फंक्शन है, तो एक्चुअली तो अगर आप इसको नॉर्मल साइज़ के मक्स पे बनाना चाहें तो ये बनेगा किस साइज़ के मक्स पे, 4 सेलेक्ट लाइन है तो 16 to 1 का हो गया, ठीक है, 16 to 1 के पे बन सकता है। लेकिन अगर आप उससे एक लेवल डाउन जाएंगे तो यानी n-1 क्या बनेगा, 4-1 3 सेलेक्ट लाइन वाला मक्स, तो आप इसको 8 to 1 पे बना के देखें। फिर इसी को अगर आप 4 to 1 पे बना के देखें, कोशिश करें, कोई एक आध एग्जाम्पल लें और उसको 3-4 तरह से सॉल्व करें, तो आपको कंफर्म प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सॉल्व हुआ अभी बल्कि यहाँ पे कि ये 4 इनपुट का फंक्शन है, ठीक है, लेकिन हमने इसको एक लेवल डाउन करना है, यानी कि हमने 3 सेलेक्ट लाइन वाले मक्स पे बनाना है। तो हमने क्या किया, 8 into 1 का मक्स अवेलेबल है, इसका मतलब है अभी भी हमारे पास साइज ऐसा है कि सिर्फ हमें दो रोज को कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखें दो रोज को हमने कंबाइन किया, जो ए बी सी है ना हमने उनको ले लिया सेलेक्ट लाइंस के ऊपर, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जो फोर्थ इनपुट है डी, उसको हम यूज़ करें एज एन इनपुट। अच्छा, अब ये आपके जहन में नहीं कोई ऐसी बात आ रही कि हमने कौन सी वाली इनपुट को सेलेक्ट लाइन पे लेना है और कौन सी इनपुट को फंक्शन के टर्म्स में लिखना है, यही समझ खुद ही आ गया है? मैम डी सिग्निफिकेंट को इनपुट की लाइन पे लेना, डी को लीस्ट सिग्निफिकेंट को, हाँ, इसकी वजह क्या है? मैम उसमें आउटपुट इस पे सडन डिपेंड चेंज करता हो है। रहा होता है 0 to 1 1 to 0, लेकिन जो हाँ। ए बी सी उसमें एक परमानेंट पीरियड के बाद 0 and 1 होता है। जैसे फर्स्ट में ए में पहले 8 0 0 आते हैं, फिर वो 1 हो जाते हैं। सही, ठीक है। एक्चुअली रीज़न यही है कि अभी हमारी ना इसको डिज़ाइन करना आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी तरह से बन नहीं सकता, लेकिन उसके लिए ना फिर आपको अपने ट्रुथ टेबल को ना बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें ना सिचुएशन, तो अगर आपने ये देखें कि फर्स्ट 2 रोज़ को अगर कंबाइन किया है ना आपने, तो उन फर्स्ट 2 रोज़ में ए बी सी की वैल्यू सेम थी, ठीक है, डी चेंज हो रहा था। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ और करेंगे तो फिर आप वो वाली ए बी सी, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 0 0 है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं मैंने ए बी और डी को यूज़ करना है, ठीक है, सेलेक्ट लाइन पे, तो आपने फिर जाकर देखना होगा कि अच्छा ए बी डी 0 0 0 यहाँ पे है, तो दोबारा वो तीनों जीरो कहाँ पे हो रहे हैं जाके, जैसे वो फिर कहाँ पे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे हो रहे हैं, ए बी और डी दोनों ज़ीरो, फिर आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़रा दूसरी जगह भी कोई सिचुएशन तो होगी ना जहाँ पे C1 होगा। हाँ, वो देखें वो जो थर्ड रो है वहाँ पे ऐसे हो रहा है कि A B और D 0 है और C1 हो गया, तो आपको ना फिर अपनी चीज़ जाकर देखनी पड़ेगी कि अच्छा C ये वाला कॉम्बिनेशन दोबारा कब अपीयर हुआ है ट्रुथ टेबल में, और मैं इन टर्म्स ऑफ C कैसे इस फंक्शन को लिखूँ। तो अगर आपके अपने कंट्रोल में है ना ये चीज़, तो आप कोशिश करें कि आप एक फॉर्म में ही चलें, जैसे पीछे भी हम यहाँ पे गए थे। यहाँ पे समझना ज़्यादा आसान है कि आप देखें, आपको पता है कि आपने फर्स्ट 2 रोज़ को कंबाइन इसलिए किया क्योंकि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 रोज़ में ए बी फिक्स है, थर्ड और फोर्थ रो में अगेन ए बी फिक्स हुआ हुआ है, नेक्स्ट 2 रोज़ में ए बी 1 0 पे फिक्स हुआ हुआ है, फिर ए बी 1 1 पे फिक्स हुआ हुआ है। तो अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, अगर आप बी और सी को फॉर एग्जांपल यूज़ करेंगे, तो आपको नीचे जाके ट्रुथ टेबल में ढूंढना पड़ेगा कि दोबारा बी और सी 0 0 कहाँ पे हैं। जैसे यहाँ पे बी सी 0 0 कहाँ पे हैं, पहली रो में, और फिर वो जाके हो रहे हैं 1 2 3 4 5th रो में, फिर आपने इन दोनों रोज़ को कंबाइन करना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और उसको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, इसलिए लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ठीक है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रुथ टेबल फिर आप उसके अकॉर्डिंगली बनाएं, अगर आप अपनी इनपुट लाइन को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। आप बी सी डी को सेलेक्ट लाइन पे ले सकते हैं, आप ए सी डी को ले सकते हैं, आप बी सी डी और सी डी ए को ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, हमने फर्स्ट 3 को एज सेलेक्ट लाइन यूज़ किया है और फंक्शन को लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ 4th इनपुट वेरिएबल डी। तो आप देखें बिल्कुल वही हमने किया जो पिछले एग्जाम्पल में किया था कि फर्स्ट 2 रोज में जब डी 0 है तो एफ भी 0 है, तो हमने इसको लिख दिया एफ इज इक्वल टू डी। जो सेकंड वाला हमने ग्रुप बनाया है उसमें भी ऐसे ही हो रहा है, यानी अगर डी 0 है तो एफ भी 0 है, डी 1 है तो एफ भी 1 है, इसको अगेन हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू डी। जो थर्ड वाला हमारा ग्रुप है उसमें क्या है, जब डी 0 है तो एफ 1 हो रहा है, जब डी 1 है तो एफ 0 हो रहा है, इसलिए हमने इसको लिख दिया एफ इज इक्वल टू डी बार। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ग्रुप है उसमें जो भी डी की वैल्यू है एफ 0 पे फिक्स हुआ हुआ है, तो हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। आप देखें ये कंटिन्यूटी में चल रहा है, जहाँ पे एफ फंक्शन फिक्स हो गया 1 पे तो हमने इसको एफ इज इक्वल टू 1 लिख दिया सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें हमने पूरा अपना ट्रूथ टेबल बनाया, और ये मेन काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको एक स्मॉलर साइज़ के मक्स पर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। मे बी आपके पास अगर 8x1 का मक्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप 4:1 का मक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि 4 रोज़ को कंबाइन करूं, क्योंकि मेरे पास इनपुट ही 4 अवेलेबल है, मैंने किसी भी तरीके से उन 4 इनपुट के ऊपर इस सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को कवर करना है। ठीक है, तो वो फिर आपने देखना होगा। अभी इस मक्स में जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है इसमें आप देखें ये डी जो है वो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ हमने इनपुट पे पर्टिकुलर कनेक्ट कर दिया एरो के थ्रू। ये जो आपको बबल नज़र आ रहा है D2 पे, ये इन्वर्ट को शो कर रहा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इन्वर्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ कॉम्बिनेशन पे परमानेंट 0 दे दिया और कुछ पे परमानेंट 1। तो इस तरह से आपका ये जो है ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया ऑन अ 8x1 मक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? मैम जो एफ के आउटपुट्स हैं हमने खुद पास करके देख रहे हैं कैसे आए हैं गेट्स में से। गेट के थ्रू नहीं, लिखा मैम जो कैसे है एफ के या मक्स में आउटपुट्स कैसे? है वही मैम, एफ के आउटपुट्स अच्छा कैसे आए एक मिनट, मैं 0 1 एक मिनट आपको बताती हूँ। जाना है तो चले जाओ बेटे। ओके ठीक है, ठीक है बेटे, ओके। जी क्या पूछ रहे थे आप अवैध? सॉरी मैम वो एफ की आउटपुट्स पूछ रहा था फंक्शन की। वो कैसे लिखी है हमने, ये कनेक्ट कैसे किए हैं? यस मैम। देखिए लिखी लिखिए कैसे तो है? अच्छा लिखिए, आप देखिए हमने 2 रोज को कंबाइन किया, ये तो आपको समझ आ गया ना कि हम 2 रोज को कंबाइन क्यों कर रहे हैं। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब 3 इनपुट जो है ए बी सी वो तो हमने सेलेक्ट लाइन पे यूज़ कर ली, इसका मतलब है 4th वाली इनपुट हमारे पास अवेलेबल है ना, जिसकी टर्म्स में हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, अब आप देखिए कि हमने पहली 2 रोज़ में ना हमने एफ और डी की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। पहली दोनों रोज़ में आप देखें जब डी 0 है तो एफ 0 आ रहा है, जब डी 1 है तो एफ 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं कि एफ इज़ एक्चुअली फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ डी, यानी जो डी पे है वही एफ पे आ रहा है, तो हमने लिख दिया एफ इज इक्वल टू वो डी। समझ आ रहा है, वो समझ आ रहा जी है। जी एफ जैसे अब हम ये जो 0 0 1 0 पे 0 है लेकिन 0 1 1 पे 1 है, ये कैसे, मतलब ये किस लॉजिक से मतलब हमें मिला है आउटपुट? आउटपुट तो फंक्शन में गिवन है, आप देखें जो ऊपर है ना एफ ए बी सी डी इज इक्वल टू समेशन 1 3 4 11, ये तो कोई भी फंक्शन है, ये तो हमें दिया गया है। आप कोई भी फंक्शन मल्टीप्लेक्सर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अच्छा, मतलब ये आपसे ये एज भी एन कह एग्जांपल है, कोई भी हाँ हो हाँ सकता है। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, ये ठीक तो है, देखिए जैसे पीछे भी हमने ये एग्जांपल ही ली थी ना, तो आपको लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि ये मिन टर्म गिवन हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन भी गिवन हो सकता है, मैं आपको कह सकती हूँ एफ इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस
ABC प्लस A बार B, ठीक है। तो आपने एक्चुअली करना क्या होगा, आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि सबसे पहले मुझे जब भी मक्स पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, चाहे जिस मर्जी फॉर्म में मुझे डाटा गिवन हो, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट टू टेबल फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ डिज़ाइन क्या बनवा सकते हैं हम, फुल एडर सर्किट ऑन अ मक्स, क्या होगा, कैसे बनाएंगे उसको बताएं। मैम पहले तो इनपुट्स का पूछेंगे। फुल एडर में क्या होगा बताएं, ये तो आपने अभी प्रिपेयर किया हुआ होगा ना उसके लिए, मिड एग्जाम के लिए भी। यस मैम, फुल एडर में मैम पहले उसके इनपुट देखेंगे, शुरू में कैरी आता है तो 2 स्ट्रिंग्स लेंगे या नंबर्स लेंगे। नहीं नंबर नहीं, आप तो कंप्लीट टेबल बनाएंगे ना। हाफ एडर को तो हर इनपुट कॉम्बिनेशन पे वेरीफाई होना चाहिए ना। तो एक्चुअली तो पहले तो आप हाफ एडर या फुल एडर जो भी हम बना रहे हैं उसका कंप्लीट टू टेबल बनाएंगे, तो कितनी इनपुट्स होंगी, कितनी आउटपुट्स होंगी। मैम जितनी इनपुट्स होंगी इनपुट 3 8 होंगी और इनपुट्स आउटपुट होंगी। 3 इनपुट्स होंगी, ठीक है। मैम 2 भी और तो हो सकती 2 क्यों हो सकती हैं, अगर हम फुल एडर कह रहे हैं तो फिर इनपुट तो 3 होंगी ना हमेशा। हाफ फुल एडर के एडर केस में 2 के इनपुट होती है ना। फुल एडर के स्टार्ट के अंदर अगर हम कोई कैरी ना ले रहे हो फिर तो 2 हो सकती हाँ लेकिन आपने देखिए अगेन वो तो आपकी मर्जी है ना, आप कैरी दें ना याद है, लेकिन कैरी आ तो सकता है ना। तो आप तो एक है। जनरल यस मैम, सर्किट बनाएंगे ना फुल एडर का, ठीक है मैम, फिर ठीक है। 3 होंगे। तो आपने क्या करना है, 3 इनपुट्स लेनी है और आउटपुट कितनी आएंगी, 2 2 सम और कैरी की, ठीक है। अब इसका मतलब है मक्स किस साइज के चाहिए होगा बताएं। नॉर्मल मक्स अवेलेबल आपके पास, कोई आईसी की लिमिटेशन नहीं है। मैम तो कौन सा उसकी और 3 कितने मक्स चाहिए, इनपुट्स हैं। हाँ जिसकी 3 इनपुट मैम नहीं, तो जिसकी 3 सेलेक्ट लाइन हो, ठीक है। 3 सिलेक्ट लाइन हो। यस मैम, 3 सेलेक्ट लाइन हो यानी वो क्या किस साइज का मक्स बनेगा, 8 to 1, ठीक है। 8 to और 1। एक मक्स से काम हो जाएगा आपका, यस मैम, है यही सब एग्री करते हैं। मैम 2 आउटपुट्स हैं 2 आउटपुट्स है ना, तो इससे अब क्या तो चेंज फिर आएगा आपके डिजाइन में। तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल गुड, 2 मक्स चाहिए होंगे ना, क्योंकि आपको पता है 1 मक्स की यस तो एक मैम, ही 2 आउटपुट मार्क्स होती है। है। आप उस पे 1 दो तो मार्क्स का एक अब देखिए हमने जो एग्जांपल्स अभी किए ना उसमें सिर्फ फंक्शन की एक ही आउटपुट थी, तो 1 मक्स से हमारा काम हो गया। लेकिन अगर फंक्शन के आउटपुट 2 हैं, 3 हैं, तो 4 हैं, तो जितनी आउटपुट्स होंगी आपको उतने ही मक्स चाहिए होंगे, क्योंकि एक मक्स के ऊपर एक ही फंक्शन एट अ टाइम इंप्लीमेंट हो सकता है, एक आउटपुट कॉलम ये कह लें, सही है ठीक मैम, है। समझ तो आ फिर गई। आपको इसका मतलब है 8 to 1 के 2 मक्स चाहिए होंगे। या फिर अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं 8 to 1 का भी मक्स नहीं अवेलेबल, 4 to 1 के है, तो फिर आप 4 to 1 के मक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगेन फिर आप देखेंगे क्या कोई एक्सटर्नल सर्किटरी तो नहीं मुझे रिक्वायर्ड, फिर आप अगेन वो ग्रुप्स बनाएंगे 2 रोज के, ठीक है। तो ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आप कोई भी जिंदगी में कोई भी, आपने अभी पीछे जितने भी 4 चैप्टर्स में सर्किट पढ़े हैं ना कॉम्बिनेशनल, वो सारे के सारे आप किसी भी साइज के मक्स पे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से हमने रोज़ को कंबाइन करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो बस करें, मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, कोर्स तो ख़त्म नहीं हुआ अभी हमारा, ये वाला पोर्शन ये कल ही होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। कोई अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली बता दें, मैं अटेंडेंस भी आप लोगों की ले लूँ। ठीक है, अटेंडेंस हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो काइंडली बताएं, वरना फिर आप लोग जा सकते हैं अगर नहीं है तो। ठीक है, मैम जो रिसेंटली आप स्लाइड्स खोल रही थी ना उसमें जो हमने डी ए को कंपेयर किया हुआ था एफ के साथ, तो मैं खोल लेती हूँ दोबारा, बता दें स्लाइड नंबर कौन सी है। मैम जो ये रिसेंटली वाली, थी मैम, नहीं इससे अगले वाले, ये अगले वाले मैम। आगे तो ये आ गई, तो अभी हमने नहीं पढ़ा। नहीं मैम वो जिसमें वो बना हुआ है ट्रुथ टेबल डी का ये साथ। मैम जिसमें 4 इनपुट्स हैं, डी का कनेक्शन किया हुआ है। इनपुट्स वाला ये है ना। यस ये मैम। जी 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 तो मैम बताइए। ये ऊपर हमने डी और नीचे 0 और 1 को दिया हुआ है इनपुट की साइड पे, तो वो डी वही है ना, मतलब जो जिसके साथ एफ वाला कंपेयर करके हमने दिया दी हुई वैल्यू। हाँ ये डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप देखिए आपने अपने जहन में ना ये ज़रूर रखना है कि आप फंक्शन दे क्या रहे हैं इनपुट पे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप मक्स में आपने यही करना है ना कि आपने ये 16 यानी ये जो आपने जो टेबल बनाया है 16 कॉम्बिनेशंस का, इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन इनपुट पे आ सकता है। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ऑल आर वंस,
1111, ठीक है। इसका मतलब है कि S0 S1 S2 सेलेक्ट लाइन पे क्या जा रहा है, 111, ठीक है। 1 1 और ये जो चौथा वाला 1 है ये D पे जा रहा है, लेकिन अगर वो जा भी रहा है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि 111 के ऊपर F जो है वो आखिरी वाली लाइन को सिलेक्ट करता है, D7 को। तो D7 पे तो हमने परमानेंट 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में D पे आप कुछ दे भी रहे हैं या नहीं भी दे रहे, उसने तो सेलेक्ट ही नहीं होना, इसने तो अपने D7 वाली वैल्यू को सिलेक्ट करके आउटपुट पे देना है। तो आप जो भी कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे वो वाला कॉम्बिनेशन आप ABCD पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब मक्स ने किसको सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करेगा उस मक्स के ऊपर, ठीक है। जैसे जो फॉर हमने एग्जांपल प्रायोरिटी दी हुई है। नहीं, प्रायोरिटी तो इसमें नहीं दी हुई हमने, इसमें प्रायोरिटी किस चीज़ की है? इसमें तो मक्स की अपनी मैम फंक्शनैलिटी है ना। जैसे पहले वाले कॉम्बिनेशन को ले लें, चलें 0000, आपका देखिए फंक्शन तो 4 इनपुट का ही रहा ना। आपने बेशक स्मॉलर साइज का मक्स यूज़ किया, आपका जो फंक्शन है वो उसकी इनपुट चेंज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 इनपुट का फंक्शन है, इट शुड रिमेन 4 इनपुट सर्किट एंड इट शुड वेरीफाई द आउटपुट कॉलम। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने ना पहली वाली लाइन को वेरीफाई करना है 0000, यानी चारों जगह पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है 3 सेलेक्ट लाइन पे 0 चले जाएंगे 3, और जो चौथा वाला 0 है वो कहाँ जाएगा, जहाँ भी डी कनेक्ट हुआ हुआ है उस हर जगह पे चला जाएगा, ठीक। अब चूंकि अब आप ये देखिए ये जो फंक्शन है ये 8x1 का मक्स है, और जब 8x1 के मक्स की सेलेक्ट लाइन पे ऑल जीरोज होते हैं तो ये पहली वाली डाटा लाइन को सिलेक्ट कर लेता है ना। पहली वाली डाटा लाइन इस केस में क्या होगी, D0, और D0 पे इस वक्त क्या आया हुआ है 0, तो इसका मतलब है 0 सेलेक्ट होकर F पे आ जाएगा। क्लियर हुआ है? ओके मैम। हो गया क्लियर या नहीं? यस मैम। अगर इसी का सेकंड रो आप पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। बस आपने ये जहन में रखना है कि इस पूरे फंक्शन, ये पूरा जो ट्रुथ टेबल है ना, इसको वेरीफाई होना चाहिए मेरे मार्क्स पे। उसमें क्या हो रहा है 0001, इट मीन्स ABC के ऊपर 3 0 चले गए, ठीक है। और जहाँ भी D इनपुट पे कनेक्ट है वहाँ पे 1 गया, ऐसे ही है 1 गया। इट मीन्स अब आप ये देखेंगे 8x1 मक्स में जब इनपुट लाइन के ऊपर 000 आ रहा होता है तो वो क्या करता है, वो जो भी चीज़ D पे आएगी यानी D0 पे उसको आउटपुट पे दे देगा। तो अब D के ऊपर इस वक्त क्या आ रहा है, इस वक्त 1 आ रहा है, 1 तो वो 1 ही F पे आ गया, तो हमारा टेबल तो पूरा वेरीफाई हो जाएगा ना इस तरीके से। ओके मैम। ठीक है, चलें और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, कल हम इसको फिर ख़त्म करेंगे एक्सक्यूज इंशाल्लाह। मी जी मैम, काइंडली सॉल्यूशन शेयर कर दें मिड का। मिड का सोल्यूशन, अच्छा ठीक है, हाँ मैंने बनाया हुआ तो है, मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी जी। मैम और मिड से 9 रिलेटेड अगर कोई इशू किसी को, जी। मैम 19th ओपन करेंगे 19 स्लाइड, सर। अच्छा ये तो आगे अभी हमने नहीं पढ़ी। मैम ये 20th है ना, 19th लेक्चर 19। लेक्चर 19, अच्छा सॉरी, एक मिनट ओपन करते हैं। जी नज़र आ रहा है आपको? नो मैम अच्छा मैं अभी दोबारा तक। कर, जब आए तो मुझे बताइएगा। नहीं मैम स्क्रीन शेयर हो रही है लेकिन लेक्चर मतलब स्लाइड ओपन नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा करती हूँ। जी अब आना चाहिए आपको। अब आए? मैम आपकी स्क्रीन नजर आ रही है लेकिन स्लाइड्स ओपन नहीं है। स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है, कौन सा लेक्चर लिखा हुआ है? मैम लेक्चर नंबर्स है, मतलब लेक्चर 31 32 सारे जहाँ लेक्चर्स पड़े होते हैं क्या वो। अच्छा मैं दोबारा से करती हूँ फिर कोशिश।
बाकी लोग जा सकते हैं जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है। जिसने कुछ पूछना है वो बेशक करते हैं अभी। जी अब आया ना सर? जी मैम। जी जी बताइए कौन सी मैम स्लाइड? लिमिटेशंस वाले में जो मैम स्लाइड नंबर एनकोडर है ना ये? एनकोडर का कौन सा वाला? मैम 16